हेलो इन दिस प्रेम भैया, और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं तुम्हारे सोशल साइंस के बोर्ड एग्जाम में आने वाले श्योर 50 क्वेश्चंस के बारे में। ये वो श्योर 50 क्वेश्चन है भाई जिनके 100 पॉइंट गारंटी है ये तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में आएंगे। हर साल वो आते हैं, मतलब पिछले 10 साल में कई बार आ चुके हैं। तो अगर तुमने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा ना भाई, सबसे पहले श्योर 50 क्वेश्चन करो और श्योर 50 एमसीक्यूज करो। इस वीडियो में मैप भी दे दूंगा, श्योर मैप भी मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। तो भाई अगर तुमने कुछ भी नहीं पढ़ा या पढ़ भी रखा हो, सबसे पहले ये क्वेश्चन कर लो जो एकदम आने ही आने, मतलब कंफर्म है, क्योंकि हर साल ये हाईएस्ट चांसेस रहते हैं कि इनसे तुम्हारा 80 में से 60 नंबर तक का पेपर आ जाएगा। ये 50 क्वेश्चंस में मैं उतनी गारंटी दे रहा हूं, क्योंकि एसएसटी में बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड रहते हैं, और रिपीटेड जो नहीं रहते वो सेम कॉन्सेप्ट पे रहता है, जैसे सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। तो हर साल क्या है कि उससे क्वेश्चन बनता है, तो तुम्हें एक अच्छा आइडिया मिल जाए क्या क्या पेपर तुम्हारे आने वाला। तो भाई ये वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले है। जो टॉपर बच्चे होते हैं वो सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो रिपीटेड क्वेश्चन होता है उसी को सबसे पहले करते रहो। मैं भी तुमसे यही चाहूंगा कि तुमने अगर कुछ नहीं पढ़ा, सबसे पहले ये वाला करो, तुम्हारा मैक्सिमम पेपर मैच हो जाएगा। और तुमने पढ़ रखा है भाई, पढ़ भी रखा, सबसे पहले ये करो, ये रिवीजन करो। यही वो क्वेश्चन जो हर साल रिपीट हो रहा है, अगर तुमने ये कर लिया ना भाई, तुम्हारे नंबर बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे हिस्ट्री के पेपर। इस बात की गारंटी है। तो तुम्हारा पेपर होने वाला, शुरू से लेकर अंत तक देखना। इस वीडियो में क्या करूंगा, सबसे पहले हिस्ट्री के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दूंगा, 5 नंबर के, 2 नंबर के, 3 नंबर के, जितने आ रहे हैं। उसके बाद हिस्ट्री का मैप जो डायरेक्ट मैप है, कंफर्म 100% गारंटी जो मैप का वो मैप दे दूंगा। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, फिर हम लोग ज्योग्राफी क्वेश्चन देखेंगे 20 नंबर का, जैसे तुम्हारा ज्योग्राफी का आ रहा है तो 5 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर के क्वेश्चन देखेंगे। फिर कंफर्म वाला मैप जो एकदम ज्योग्राफी से आने आना वो हम लोग देखेंगे, 3 नंबर का मैप इससे आ रहा है। फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर हम लोग पॉलिटिकल साइंस देखेंगे, जो क्वेश्चन आ रहे हैं इससे 5-5 नंबर के जितने सारे आ रहे हैं। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इकोनॉमिक्स देखेंगे। सारी चीजें हम लोग देखेंगे इस वीडियो में, शुरू से लेकर अंत तक देखना भाई। इस वीडियो से तुम्हारा क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, भिड़ेगा ही मिलेगा, गारंटी है। गारंटी भी देकर मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि यार देखो मेरे को 6 सालों का एक्सपीरियंस है, और मैंने खुद अपने क्लास 10 के एसएसटी के पेपर में, झूठ नहीं बोलूंगा, 93 आउट ऑफ 100 स्कोर कर रखे हैं। तो मेरे को एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। एक चीज मैं वीडियो में स्टार्ट करने से पहले बोलूं, एसएसटी में जब भी आंसर लिखना है पॉइंट वाइज करके आंसर लिखना है। जो भी आंसर लिखना है पॉइंट वाइज करके आंसर लिखना, पॉइंट वाइज करके मैं तुम्हें आंसर भी दे दूंगा, तुम्हें याद भी कर लेना सब कुछ इसी वीडियो में। इससे बाहर तुम्हारा कुछ नहीं आएगा, इस बात की गारंटी है। ये वीडियो कर लेना, जो तुम्हारा एसएसटी का पेपर होना है 2-3 दिन के बाद, तुम्हारे बहुत बढ़िया नंबर है, बहुत बढ़िया नंबर आ जाएंगे, इस बात की गारंटी है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं हम लोग। और जिन बच्चों को बिलीव नहीं हो रहा, मैं उनको पहले बता दूं यार कि सबसे पहले देखो, लास्ट ईयर जो रिजल्ट आए थे बच्चों के, लास्ट ईयर एसएसटी में हमारे चैनल से 100 आउट ऑफ 100 इस बच्चे के आए एसएसटी में। देख लो सोशल साइंस, इस बच्चे के 100 आउट ऑफ 100 आए सोशल साइंस में। देख लो 100 आउट ऑफ 100 इस बच्चे के, सोशल साइंस 98 आउट ऑफ 100। तो इतने सारे अच्छे रिजल्ट हमारे सोशल साइंस से आए। लास्ट ईयर मैंने श्योर क्वेश्चन दिया था, इस बार भी दे रहा हूँ, कर लेना, बहुत बड़े नंबर आ जाएंगे, गारंटी दे रहा हूँ। ठीक है, ये प्रूफ के लिए मैं दे रहा हूँ, मेरे को देने की कोई जरूरत नहीं। जो बच्चे नहीं जानते ये रिजल्ट है मेरे पास, तो मेरे ही बच्चे होंगे, जाहिर सी बात, तभी ना रिजल्ट दिया होगा, सीधी सी बात है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देख लेंगे। पहली चीज तुम ध्यान देना, पेपर जो तुम्हारा होगा, पेपर में तुम्हारे 4 सेक्शन होंगे। सेक्शन नंबर ए, सेक्शन नंबर बी, सेक्शन नंबर सी और सेक्शन नंबर डी। सेक्शन नंबर ए तुम्हारा हिस्ट्री होगा, जिसमें तुम्हारा 20 मार्क्स का पेपर आएगा। उसमें तुम्हारे 5 नंबर वाले एमसीक्यू मैप सब इंक्लूडेड होगा, सब मैं करा दूंगा। सेक्शन नंबर बी तुम्हारा ज्योग्राफी होगा, जिसमें तो 20 नंबर का पेपर आएगा। इसमें भी 3 नंबर का मैप है, इसमें 2 नंबर का मैप है और इसमें 3 नंबर का मैप है। ठीक है, तो मतलब इसमें 17 ही नंबर का क्वेश्चन है। तो सेक्शन नंबर बी तुम्हारा ज्योग्राफी होगा। ये तुम्हें दिमाग में रखना कि सेक्शन ए तुम्हारा पूरा हिस्ट्री होगा, सेक्शन बी पूरा ज्योग्राफी होगा जो 20 नंबर का रहेगा, ये भी 20 नंबर का, ये भी 20 नंबर का। सेक्शन नंबर सी जो पॉलिटिकल साइंस जिसको सिविक्स बोलते हैं, वो 20 नंबर का रहेगा पूरा। और सेक्शन नंबर डी जो रहेगा वो इकोनॉमिक्स रहेगा, वो 20 नंबर का पूरा रहेगा। इन दोनों से मैप तुम्हारा नहीं आएगा, तो इससे मैप्स आएगा ना इससे मैप्स आएगा, मैप्स आएगा इन दोनों से, जो मैं सारे करा दूंगा तुम्हें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहले हम हिस्ट्री से। सेक्शन नंबर ए से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो वो तुम्हारा 20 मार्क्स का आएगा। उसमें 5 मार्क कौन कौन से पहले वो हम लोग देख लेंगे, फिर मैप वगैरह देखेंगे। तो पहले तुम्हारा हाउ वाज लिबरलिज्म अलाइन टू द नेशनल यूनिटी ऑफ यूरोप अर्ली डिकेड्स ऑफ 19th सेंचुरी। देखो यार, एक कीवर्ड बिल्कुल ध्यान रखना, मेरे को 6 सालों का एक्सपीरियंस है, पेपर देख देख के मेरे को 6 साल बीत गए। 6 बोर्ड एग्जाम हमने देख लिए हैं। ठीक है, अपने इस कैरियर में। ये 7वां देखेंगे या फिर और आगे वाला देखेंगे, समझ रहे बात को। तो ये 7वां 6 बोर्ड एग्जाम मैंने देख लिया। अब इस 6 बोर्ड एग्जाम में मेरे को एक चीज बहुत क्लियर है कि जब भी सोशल साइंस का पेपर बनता है, मैं जो क्वेश्चन बनाऊंगा वो चारों सेट में आएगा, सेट 1 हो, 2 हो, 3 हो या 4 हो। हमने मेजर सेट में देखा लिबरलिज्म और 19th सेंचुरी से रिलेटेड क्वेश्चन एकदम आता है। लिबरलिज्म और 19th, ये क्वेश्चन एकदम छप गया, समझ लो छप गया, गारंटी के साथ मैं बता रहा हूं। तो इसमें क्या करना, तुम्हें 5 पॉइंट याद कर लेना कि न्यू मिडल्स का क्लास इन 19th सेंचुरी इन यूरोप, लिबरलिज्म शूट द फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल। समझ रहे बात को। तो लिबरलिज्म और 19th सेंचुरी रिलेटेड 5 पॉइंट तुम्हें याद करें, क्योंकि 5 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। इससे एक 5 नंबर का क्वेश्चन बनता है, गारंटी है। ठीक है, तो 5 नंबर का बनेगा, तो इसको याद कर लेना। सेकंड, इससे क्या आएगा 5 नंबर का। अब तुम्हारा क्या, एक्सप्लेन द प्रोसेस। अब हिस्ट्री में मैं देख रहा हूं, मैं नहीं बोल रहा, मैं चैप्टर नहीं कर रहा, मैं क्या कर रहा हूं हिस्ट्री से। हिस्ट्री में तुम्हारे 4 चैप्टर हैं। पहला तुम्हारा राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, दूसरा नेशनलिज्म इन इंडिया, तीसरा तुम्हारा मेकिंग द ग्लोबल वर्ल्ड, जिससे सिर्फ 2 नंबर का आता है। एक तुम्हारा क्वेश्चन आता है, क्या बोलता है, एक क्वेश्चन आता है, मैं बता दूंगा। उसके अलावा तुम्हारा एक और चैप्टर तुम्हारा प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड। तो यही तुम्हारे 4 चैप्टर है। तो ये 4 चैप्टर क्वेश्चन हम लोग मिला के देखने, टेंशन नहीं लेनी, कर लेना। सोल्व क्वेश्चन दे रहा हूं, आंसर दे रहा हूं। ठीक है,
अब क्वेश्चन है अगला, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम मतलब इंग्लैंड, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है। तो ग्रेट ब्रिटेन का यूनिफिकेशन का प्रोसेस आता है, बहुत फेवरेट है सीबीएसई का, एकदम आता है। कभी कभी इटली का भी 3 नंबर में देता है, कभी कभी देता है इटली का, और तुम्हारा जर्मनी का भी कभी कभी। जैसे इटली का तुम्हारा क्या गुस्सी मजानी ने कराया था, और जर्मनी का ऑटो वेन बिस्मार्क में कराया। एक पॉइंट तो वो हो गया, और 2 पॉइंट और तुम याद करके लिख देना, तो वो कम आता है। ग्रेट ब्रिटेन मेरा 5 नंबर का तुम्हारा बनता है इससे। तो ग्रेट ब्रिटेन किस तरीके से हुआ, तो तुम्हारा यूनिफिकेशन ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ ग्रेटिफिकेशन नहीं, फॉर्मेशन और यूनिफिकेशन एक ही चीज होती है एक तरीके से। यूनिफिकेशन मतलब आजादी, फॉर्मेशन मतलब बनना। तो ये फॉर्मेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। तो ये क्वेश्चन एकदम 5 पॉइंट मैंने दे दिया भाई, रट लो, कॉपी में लिख लो। ऐसे याद नहीं होगा, लिख के याद करना। ये नहीं कि भैया देख लिया वहां लिख लेंगे, नहीं लिख पाओगे। पहले लिख लेना तुम्हें कॉपी में, उसके बाद याद रखना। समझ रहे बात को, तो ये 5 नंबर का बनेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई साहब। आगे तुम्हारा तीसरा क्वेश्चन, ट्रीटी ऑफ वेना। भाई साहब छप गया, इससे क्वेश्चन आ सकता है 3 नंबर का भी, 5 नंबर का। इसको किसने साइन किया? पहला पॉइंट तो वो लिखोगे कि ट्रीटी ऑफ वेना साइंड बाय ऑस्ट्रियन चांसलर डुक मेटरनिच। तो पहला बात तो ये हो गया कि जिसने साइन किया। दूसरा बात तुम्हारा बॉबन डायनेस्टी को फिर से रिन्यू वगैरह किया, बहुत सारी चीजें करी गई थी। तो ये सारे पॉइंट्स इसमें दिए हुए हैं, तो ये तुम एकदम याद कर लेना, क्योंकि ट्रीटी ऑफ वेना फेवरेट रहता है सीबीएसई का। एक चीज मैंने और देखी, सीबीएसई कैसे खेल करता है, ये सैंपल पेपर में हर साल ट्रीटी ऑफ वेना डाल देता है कि बच्चों को दिखाने के लिए कि वो आने वाला है, और बोर्ड में जब क्वेश्चन देता है तब वो क्या करता है, वो कहीं और से देता है, वो तुम्हारा लिबरलिज्म वाला क्वेश्चन दे देता है। हर बार हमने देखा है वो वाला, या बल्कन रीजन से क्वेश्चन दे देता है। तो ये वाला भी अच्छा इंपॉर्टेंट रहता है, क्या पता सीबीएसई पूछ दे तो ये आता है क्वेश्चन, एकदम श्योर है। मैं वही क्वेश्चन दे रहा हूँ जो एकदम आने वाले, इसके चांसेस बनेंगे इस बार, किसी सेट में तो बनेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे तुम्हारा क्या है, अब देखो ये वाला क्वेश्चन बहुत बार आता है कि सिग्निफिकेंस ऑफ नेपोलियनिक कोड, जो तुम्हारा 1084 था, वो वाला कोड का तुम्हारा सिग्निफिकेंस बोलता है। तो यही तुम्हारा क्या है कि इट डिड अवे विथ ऑल प्रिविलेज बेस्ड ऑन बर्थ, ठीक है। बर्थ के बेसिस पे बेस्ड करता रहा वो। उसका एस्टेब्लिश इक्वलिटी बिफोर लॉ, तो कुछ चीजें वो एस्टेब्लिश करता रहा। पॉइंट में बिल्कुल याद रखो, इसी तरह से पॉइंट में तुम्हें आंसर लिखना। तो ये तुम्हारा आता है नेपोलियनिक कोड 1084 वाला, 1804 वाला। तो ये क्वेश्चन एकदम आता है, तुम्हारी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के लाइन से दिया हुआ ये क्वेश्चन है, तो एकदम आता है, तो इसको रट लेना, एकदम आएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे तुम्हारा एक्सप्लेन द फीचर। कभी भी आंसर लिखने का ट्राई करो ना, एकदम रट्टाफिकेशन पे मत जाओ, समझ के लिखने का ट्राई करो कि क्या क्या पॉइंट्स हो रहे हैं। कभी भी कोई पॉइंट्स मैंने अगर दिया, मेरी बात को सुनो, मैंने खुद 93 आउट ऑफ 100 4 रखे हैं एसएसटी में यार। मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ यहाँ खड़ा होकर कि हम जब स्कूल में थे तो हमारे 4 सेक्शन थे 10 में, ABCDE, पांचों सेक्शन में प्रेम भैया जैसा, प्रेम शर्मा जैसा कोई नहीं था। मैं तारीफ नहीं करना चाहता अपनी, पर एसएसटी में मेरी हाथ अलग ही मजबूत थे अपने टाइम पे। आज मैं मैथ पढ़ाता हूँ, बात अलग है, सारी चीजें करता हूँ, बात अलग है, पर एसएसटी की जो बात थी वो बात ही अलग थी मेरी। मैं क्लियर बता रहा हूँ। तो मेरे क्या ऐसा खास था, पहली चीज पॉइंट में आंसर लिखता था, दूसरी चीज क्या था कि मैं समझने को ट्राई करता था। हाँ कि भाई ये था, तो क्या था कि पहली चीज क्या था कि अब नेपोलियनिक कोड वाली चीज है, तो अब मेरे को यही चीज समझ में आया कि प्रिविलेज वो किसी को देते रहे जो बर्थ, मतलब जो नेपोलियन रहते रहे उनको प्रिविलेज मिल रही थी। तो मैंने लिख दिया कि जो नेपोलियन बर्थ रहते। अब मैं इसको इस तरीके से लिख सकता था कि प्रिविलेज गिविंग टू द पीपल हुज बर्थ वाज, मतलब कि हुज बर्थ इज रिलेटेड टू नेपोलियन, ऐसे भी मैं लिख सकता था, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा तुम्हारा क्या है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ मिल रही थी उनको, तो वो सारी चीज लिख देना। हम कुछ सोच के लिख सकते हैं, ऐसा नहीं, अगर समझ ले तो सोच के भी लिख सकते हैं, नंबर मिल जाते हैं। मेरी बात को तुम समझ रहे हो कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज देना चाह रहा हूं, समझ रहे बात को। तो आगे बढ़ते हैं। आगे तुम्हारा क्या है, एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट्स। अब मैन्युस्क्रिप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। फाउंड इन इंडिया बिफोर द एविडेंट प्रिंटिंग कल्चर। मैन्युस्क्रिप्ट क्या होती है, ऐसी बुक्स होती थी जिनके बीच में लिखा जाता था, समझ रहे बात को, और इनके बीच में कुछ जगह छोड़ दी जाती थी। इनके बीच में कुछ चूहा वगैरह काटते थे, तो क्या पहले चूहे वगैरह बहुत होते थे, यहाँ से काट देते थे, लेकिन हमारी वहां से काटने पर राइटिंग खराब ना हो, इसलिए मैन्युस्क्रिप्ट्स को लिखा जाता है इस तरीके से, समझ रहे बात को। तो मैन्युस्क्रिप्ट का फीचर आएगा, एकदम लिख देना, 5 नंबर का इससे क्वेश्चन बनता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। फिर आगे तुम्हारा और क्या, हाउ डिड द एविडेंट प्रिंट कल्चर अफेक्ट पुअर पीपल इन इंडिया। पुअर पीपल को किस तरीके से अफेक्ट किया था, तो पुअर पीपल को किस तरीके से, अब पुअर पीपल को किस तरीके पेनी बुक वगैरह उस समय आ गए थे जो 2 पेनी में मिल जाता था, उस तरीके से अफेक्ट किया उनका, उनकी भी क्या बोलता, वो भी लिटरेट होने लगे थे पुअर पीपल भी। तो वो सारे पॉइंट्स तुम्हें लिखना है। वेरी चीप बुक्स आ गए थे इंडिया में 19th सेंचुरी में, तो वो सारी चीजें तुम्हें लिखनी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और एक और आता है तुम्हारा कि किस तरीके से वुमेन के लाइफ को इफेक्ट किया, वुमेन के लाइफ को इफेक्ट किया, समझ रहे बात को। तो वो भी तुम्हें आ सकता है, किस तरीके से वुमेन को लाइफ को इफेक्ट किया, तो उसमें उन्होंने एडुकेशन दिया, क्या बोलता है, वुमेन भी लिटरेट होने लगी। तो 2-3 पॉइंट तुम आराम से लिख सकते हो। पुअर पीपल वाला 5 नंबर पे आता है तुम्हारा, क्लियर वाली बात है। आगे बढ़ते हैं भाई। आगे तुम्हारा क्या है, एनालाइज द इंप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड इन इकोनॉमिक पॉलिटिकल सिचुएशन ऑफ इंडिया। एक क्वेश्चन एकदम आता है भाई, हर बार ये क्वेश्चन आता है कि वर्ल्ड वार का क्या इंपैक्ट पड़ा था पॉलिटिकल सिचुएशन ऑफ इंडिया में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन एकदम याद कर लेना, ये 5 पॉइंट मैंने दे दिए, ठीक है, एकदम याद कर लेना है क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन भी एकदम फेवरेट है।
अब तुम्हारा क्या, एनालाइज द रोल ऑफ फोल्क एंड सिंबल्स, ये क्वेश्चन भी आ सकता है तुम्हारा नेशनलिज्म इंडिया से, फोल्क और सिंबल का रिवाइवल ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। तो नेशनलिज्म में फोल्क एंड सिंबल्स का क्या रोल था? अब नेशनलिज्म मतलब देशभक्ति की भावना, जो इनके अंदर प्यार था, लव था फॉर कंट्री, नेशनलिज्म। अब इसके लिए कुछ इंडिया है तो इंडिया के लिए कुछ फोल्क बना रहे थे, सिंबल बना रहे थे, कुछ गाने बना रहे थे जैसे देशभक्ति वाला गीत, तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। जैसे भारत माता बनाया तो एक सिंबल बना दिया, एक एलिगोरी बना दिया कि भारत माता है हमारी इंडिया में, जैसे वहां पर था ना जर्मेनिया और तुम्हारा मेरीन, इसी तरीके से इंडिया में भारत माता इन्होंने बताया। तो ये तुम्हारा क्वेश्चन है, इसका ये आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरीके का क्वेश्चन है। आगे तुम्हारा क्या है, अब 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन, अब इससे 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन आएंगे। देखो जब भी नेशनलिज्म इन इंडिया की बात आती है, एक 4 नंबर वाला क्वेश्चन लिखवा के रखना। 4 नंबर वाला केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन एक नेशनलिज्म इन इंडिया से आता है। क्या आता है बता देता हूँ। पहले तुम्हारा इंडिपेंडेंट डे प्लेज करके एक आएगा तुम्हें। अब ये देखो, ये तुम्हें कुछ गारंटी नहीं चैप्टर से रहेगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ। क्वेश्चंस रहेंगे नेशनल इंडिया, जैसे स्वराज नेशनल इंडिया का पार्ट है, पर तुम्हें ऊपर से देख के नहीं पता चलेगा। तो पहले तुम्हें ये वाला पार्ट पढ़ लेना, पहले ये वाला पार्ट तुमने पढ़ लिया। अब तुम क्वेश्चन देखो क्या है, व्हाई वाज स्वराज कंसीडर्ड एन इनलाइसेंसेबल राइट फॉर इंडिया। तो स्वराज का डेफिनेशन जो होता है वो तुम यहाँ पर लिख दोगे, स्वराज क्यों कंसीडर्ड था, तो वो डेफिनेशन लिख दोगे, ठीक है। तो एक पॉइंट में तुम्हारा पहला वाला 1 नंबर का रहेगा, ध्यान रखना 3 क्वेश्चन रहेंगे, दूसरा वाला 1 नंबर का रहेगा और तीसरा वाला 2 नंबर का रहेगा। तो 1 नंबर का रहेगा तो एक ही पॉइंट लिखना, उससे ज्यादा नहीं लिखना, ओवर राइटिंग नहीं करना है, ठीक है। जितना नंबर का रहेगा उतने पॉइंट लिखना। अगर 3 नंबर का 3 पॉइंट, 2 नंबर का 2 पॉइंट। उसके बाद विच टाइप ऑफ गवर्नमेंट सपोर्टेड द सोर्स, विच टाइप ऑफ गवर्नमेंट सपोर्ट। अब तुम्हें यहाँ पर यहाँ आंसर दिया हुआ है कौन से टाइप के गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे थे। पीपल रिसीव द राइट्स, तो यहाँ पर क्या डेमोक्रेटिक और इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे थे। यहाँ पर तुम्हें आंसर मिल जाएगा, तो यहाँ पर अच्छे से पढ़ना मिल जाएगा। उसके बाद तुम्हें एक्सप्लेन द 2 इफेक्ट्स ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया, क्या क्या इफेक्ट पड़े थे, तो वो तुम्हें पता है। अब देखो यहाँ मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो बना के भी लिख सकते हो। क्या क्या इफेक्ट पड़ा था कि पीपल को वो लोग क्या कर रहे थे, इंप्रिजन करते रहते, जेल में डालते रहते, बहुत सारी चीजें करते थे। एक 2 चीज तुम बताओ, पीपल साइड हो गए थे, उसका रॉयल एक्ट लग गया था, कुछ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो वो तुम्हारा काम हो जाएगा होते में, ठीक है। यहाँ मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो डायरेक्ट लिखना। ऐसा नहीं घबरा गया भैया यही मिलना चाहिए, मिल गया ठीक है, नहीं मिला तो स्वराज का मतलब तो तुम्हें पता ही है कि वो गांधी जी बोल रहे थे जो फ्रीडम चाहिए विद साइलेंस, उसका मतलब स्वराज था। आगे बढ़ते हैं। आगे तुम्हारा इससे अब एक और आता है, ये प्रिंट कल्चर से भी कई बार लोग केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन दे रहते हैं। तो प्रिंट एंड सेंसरशिप तुम्हें सुनकर समझ में आ रहा होगा। अब द पावर ऑफ प्रिंट, अब उसका अब सेंसर का मीनिंग पूछ रहा है। सेंसर का मीनिंग यहाँ पर तुम्हें दिया हुआ है, यहाँ पर देख के लिख दो, सेंसर मीन ट्रैकिंग ऑल द बुक्स इन न्यूज़पेपर पब्लिश, ठीक है। अब दूसरा तुम्हारा क्या है, विच डिड कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन कीप एन आई ऑन बुक्स एंड न्यूज़पेपर और बुक्स पे किस तरीके से आई रखा था, ये वाला यहाँ पर दिया हुआ, देख के लिख सकते हो। व्हाई गांधी जी स्टार्ट अ नेशनलिस्ट सत्याग्रह अगेंस्ट द रॉलेट एक्ट, ठीक है। रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट में क्यों किया था, क्योंकि ये क्या कर रहा था ना कि जो इंडियन पॉलिटिशियंस की सारी पावर्स को ना छीन रहा था रॉलेट एक्ट जो था। तो ये यहाँ पर दिया हुआ तो ठीक है, नहीं दिया तुम्हें रॉलेट एक्ट का मतलब पता है, 2 पॉइंट में तुम लिख दोगे। और इंडियंस ऑड ग्रेड भी हो तो गुस्सा भी हो गए तो रॉलेट एक्ट से, इसलिए गांधी जी ने कर दिया। 2 पॉइंट तो तुम्हें भी आता है, जरूरी नहीं यहाँ दिया हुआ है, तो दिया हुआ है तो बहुत अच्छा, नहीं दिया हुआ तभी। लेकिन ये भी देखो नेशनल मीडिया रिलेट कर रहा है। तुम अगर देखो यहाँ प्रिंट सुन के लग रहा है प्रिंट कल्चर से, लेकिन यहाँ आया असल में नेशनल मीडिया से। हर बार ऐसे ही आएगा, इस बार मैं नहीं बोल रहा सेम आएगा, पर तुम आराम से इतने कैपेबल हो, ये वाला सेम नहीं आता, ये चेंज कर देते हैं वो, लेकिन तुम इतने कैपेबल हो कि इस टाइप का आएगा, आराम से लिख लोगे, कोई दिक्कत नहीं। पता है तो तुम्हें नेशनल इंडिया से आएगा, ठीक है, ध्यान से रखना। आगे बढ़ते हैं। अब प्रिंटेड वुड्स, फिर उसी टाइप का कुछ है। अब ये शायद प्रिंट कल्चर से, व्हाई डिड द पैसेज रिफ्लेक्ट द इमर्सिव नेचर ऑफ रीडिंग ऑफ मैनचेस्टियर, तो यहाँ पर तुम्हें लिखा हुआ है, यहाँ पर देख के लिख दोगे, व्हाई मैनचेस्टियर मर्सियर डिस्क्राइब हिमसेल्फ एज अ वर्चुअल राइटर, यहाँ पर दिखा हुआ लिख दोगे। व्हाई डिड द रीडिंग इन्फ्लुएंस, ये तीनों क्वेश्चन इसी से, तो यहाँ पर देख के तुम आराम से लिख सकते हो। तो यहाँ दिया हुआ आंसर आराम से लिख सकते हो, हमने देख के निकाल दिया, यहाँ आंसर मैंने दे दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आते हैं सेकंड वाले चैप्टर पे, नहीं फर्स्ट वाला चैप्टर तो हो गया, लेकिन अब हम लोग आते हैं 3 नंबर और 2 नंबर वाले क्वेश्चन पे। ये 3 नंबर और 2 नंबर में क्या आएगा, हमने 5 नंबर वाला क्वेश्चन देख लिया था स्टार्टिंग में, क्या आने वाला है 4 नंबर वाला केस स्टडी बेस्ड, मैंने तुम्हें बता दिया क्या आने वाला, नेशनलिज्म इंडिया से आने वाला, ठीक है। अब तुम्हारा ये वाला कहां से, अब 2 नंबर में कंफर्म रखना, सिल्क रूट से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। सिल्क रूट भाई साहब, एक तुम्हारा देखो मेकिंग द ग्लोबल वर्ल्ड से सिर्फ 2 नंबर का पार्ट आ रहा है, सिर्फ छोटा सा पार्ट आ रहा है, इससे एक 5 नंबर का क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो एकदम मतलब सॉरी ग्लोबलाइजेशन में बोलना चाहता हूं, ग्लोबलाइजेशन से एक 5 नंबर का क्वेश्चन बनेगा, वो भी आधा पार्ट कटा हुआ है, पर 5 नंबर का उससे क्वेश्चन बनेगा। पर ये जो तुम्हारा मेकिंग द ग्लोबल वर्ल्ड है, उससे तुम्हारा कितने नंबर का बनेगा, सिल्क रूट से 2 नंबर का तुम्हारा क्वेश्चन बनेगा, उससे अगर नहीं बना तो 2 नंबर का क्वेश्चन क्या है, इस सिल्क रूट का सिग्निफिकेशन बताना, तो वो तो तुम्हें 2 पॉइंट में याद कर लेना, बस एकदम 2 नंबर का बनेगा ही बनेगा। इसमें सिर्फ यही एक पार्ट है और इससे देना ही पड़ेगा उनको, ठीक है। उसके अलावा तुम्हारा क्या, व्हाट इज द इंप्लीकेशन ऑफ प्रिंट कल्चर, और अगर तुम और पढ़ने वाले बच्चे तो एक और पॉइंट है कि फूड ट्रेवल्स कैसे होता रहा उस समय, फूड के साथ डिजीज कैसे ट्रेवल होता है, वो भी एक पॉइंट कभी कभी बन जाता है। इन जनरल सिल्क रूट ही बनता है। उसका एक्सप्लेन द इंप्लीकेशन ऑफ प्रिंट कल्चर इन रिलीजियस रिफॉर्म, रिलीजियस रिफॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन आता है 19th सेंचुरी क्वेश्चन, एकदम रट लेना भाई, एकदम पेपर में आता है, मैंने आंसर दे दिया, रट लेना इसको। रिलीजियस रिफॉर्म से कैसे प्रिंट कल्चर रिलेट कर रहा था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई साहब। आगे तुम्हारा क्या, डिस्क्राइब द 3 कॉजेस ऑफ लीड नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, कौन कौन से कॉजेस ने, पहला तो तुम्हारा नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, क्या सुन के ही लग रहा है नॉन कॉर्पोरेशन, 2 तरह के मूवमेंट है, एक सिविल डिसोबीडियंस, एक नॉन कॉर्पोरेशन।
नॉन कॉर्पोरेशन का मतलब तुम्हें समझ में आता है? नॉन नॉन का मतलब नहीं, कॉर्पोरेशन का मतलब कॉर्पोरेट। कॉर्पोरेट मतलब हम साथ नहीं देंगे, कॉर्पोरेट करने का मतलब स्वतः साथ देना। तो नॉन कॉर्पोरेशन क्यों लगा? ये तुम्हारा रॉलेट एक्ट इन्होंने लगा दिया। मैंने तुम्हें समझाया कि इंडियन के लीडर्स के साथ पावर खींच ले रहते हो, मतलब कि रॉलेट एक्ट का मतलब क्या होता है कि इंडिया के जो लीडर्स आते हैं उनके पास कोई पावर नहीं रहेगी, अब सारे पावर अंग्रेजों के पास रहेगी। उसके बाद तुम्हारा गवर्नमेंट एक्ट ऑफ 1919 वो तुम्हारा छोड़ दो। जालियांवाला बाग इंसिडेंट्स के कारण हुआ था। खिलाफत मूवमेंट और तुम्हारा डिमांड ऑफ स्वराज। खिलाफत मूवमेंट में क्या होता? गांधी जी 2 मुस्लिम लीडर्स के पास गए थे, एक तुम्हारा शौकत अली और एक मोहम्मद अली, और उसके बाद इन्होंने क्या किया था? मूवमेंट किया था ब्रिटिश के आगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 तुम्हारा क्या है? डिस्क्राइब 3 केसेस ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। क्या क्या केसेस थे? पहला सीमन कमीशन आ गया था इंडिया में, उसके बाद साल्ट लॉ को इंपोज कर दिया था, लाला लाजपत राय के रिलेटेड प्रोटेस्ट हुए थे। तो कुछ पॉइंट्स तुम याद कर लेना आराम से, यही क्वेश्चन तुम्हारा आएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आता सिविल डिसोबीडियंस और नॉन कॉर्पोरेशन, दो ही मूवमेंट गांधी जी ने चलाया। तो उसका एक्सप्लेन द स्वराज प्लांटेशन वर्कर ऑफ आसाम पब्लिक लाइफ। तो किस तरीके से स्वराज प्लांटेशन के वर्कर को मदद की थी गांधी जी ने, तो वो तुम लिखोगे। उसका एक्सप्लेन द रोल ऑफ एंटी कॉलोनियल मूवमेंट। एंटी कॉलोनियल मूवमेंट तुम्हारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन में दिया होता है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, कर लेना इसको, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे तुम्हारा क्या है? एक्सप्लेन द फंक्शनिंग ऑफ कंजर्वेशन रिजाइम्स ऑफ एस्टेब्लिश फ्रांस इन 1815। तो ये तुम्हारा पीवाई की क्वेश्चन है, एकदम आता है। तो 1815 में क्या हुआ था? ऑटोक्रेट हो गया था। उसके बाद तुम्हारा कुछ पॉइंट्स है, सारे याद कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, यही तुम्हारे पॉइंट्स है। उसका तुम्हारा वाई गांधी जी से सत्याग्रह इज ए प्योर सोल ऑफ फोर्स, एक्सप्लेन। क्यों कहा था? ये तुम्हारा क्वेश्चन दिया, ये तुम्हारा आंसर दिया हुआ है। क्यों कहा था? बिकॉज द ट्रूथ इज वेरी सब्सटेंस ऑफ सोल, दैट्स व्हाई द फोर्स इज कॉल्ड सत्याग्रह। तो ठीक है, ये वाला डेफिनेशन याद करना, हो जाएगा तुम्हारा काम। आगे बढ़ते हैं। उसका तुम्हारा क्या है कि एक्सप्लेन रोमांटिज्म इज ए कल्चरल मूवमेंट इन यूरोप। एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एकदम याद कर लेना। रोमांटिज्म वाली चीज आती है, ट्रीटी ऑफ वेना, रोमांटिज्म, ये 2 चीजें आती है, ठीक है। तो ये तुम कर लेना। उसका तुम्हारा क्या है? ये साल्ट मार्च वाला क्वेश्चन की साल्ट मार्च क्या आके डांडी वगैरह में किया था, क्यों किया था? अगेंस्ट कॉलोनिज्म। तो ये क्वेश्चन एकदम इंपॉर्टेंट, एकदम आता, सैंपल बने क्वेश्चन छपा हो तो एकदम याद कर लेना ये क्वेश्चन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आते हैं श्योर मैप पे। अब 2 नंबर तो भाई मैं तुम्हें यहाँ कंफर्म करा रहा हूँ, मैं गारंटी दे रहा हूँ। 2 नंबर मैं तुम्हारे यहाँ कंफर्म कर रहा हूँ, गारंटी है। यहाँ पर मैं तुम्हारे 2 नंबर कर रहा हूँ, तो ध्यान से कान खड़े करके सुनो, ध्यान से सुनो। पहला तुम्हारा जो आएगा मैप आएगा वो तुम्हारा कांग्रेस सेशन से रिलेटेड आएगा। कांग्रेस सेशन 3 को हुए थे। एक तुम्हारा 1920 कैलकाटा में हुआ था, एक तुम्हारा 1920 नागपुर में हुआ था। 1920 अब देखो, जो कैलकाटा में हुआ था वो तुम्हारा सितंबर में हुआ था, 1920 सितंबर में हुआ था, ठीक है। और नागपुर में जो हुआ था वो तुम्हारा हुआ था दिसंबर में, एक ही साल में हुआ था, दिसंबर में हुआ था। और एक 1927 मद्रास में हुआ था। 3 सेशन हुए थे तुम्हारे। कहाँ हुए थे वो तुम्हें पूछने आएगा। तो पहले तुम्हें पता होना चाहिए। अब तुम बोलेगा 1920 कोलकाता में होता है, तुम्हें कोलकाता में अब बोलेगा एक सेशन हुआ था 1920 में हुआ था। अब 1920 में ना तुम्हें एक जगह मार्क करके देगा, पहले तुम ध्यान से देख लो, फिर मैं क्वेश्चन करा दूंगा। तो पहले देखो 1920 कोलकाता में जो हुआ था तुम्हारा कोलकाता, तुम्हें पता है पहले कोलकाता को कोलकाता बोलते थे, कोलकाता को कोलकाता पहले बोलते थे, कैलकाटा बोलते थे। कैलकाटा सितंबर, तो हमें पता है कैलकाटा कहाँ है, झारखंड के बगल में होगा। तो झारखंड के बगल में हमें दिख रहा है यहाँ पर कैलकाटा है, दिख रहा है यहाँ पर कैलकाटा। तो यहाँ पर तुम्हारा यहाँ पर तुम मार्क करके आ जाओगे, ठीक है। यहाँ पर पहले मार्क किया हुआ था, बस लाइन दिया हुआ था, तुम्हें कैलकाटा लिखना रहता है, ठीक है, पहला। दूसरा तुम्हारा नागपुर में होता है। नागपुर तुम्हें कहाँ है? महाराष्ट्र साइड है, तुम्हें पता है, बंबई साइड है। तो दूसरा 1920 दिसंबर में था नागपुर में। तो यहाँ पर तुम्हें पॉइंट दिया हुआ रहेगा, एक करके ऐसा लाइन दिया हुआ रहेगा, और तुम्हें लिखना रहेगा दिसंबर, नागपुर बस लिखना रहेगा, दिसंबर। तुम्हें ध्यान रखना कि कहाँ पर है। देखो अभी मैप याद करेंगे, तुम्हें अपने स्टेट्स याद करने पड़ेंगे, कौन कौन से स्टेट इंपॉर्टेंट है। तो तुम्हारा महाराष्ट्र इंपॉर्टेंट है, तुम्हारा गुजरात इंपॉर्टेंट, तुम्हें पता होना चाहिए कौन सा स्टेट कहाँ पर है, समझ रहे बात को। तो वो तुम्हें थोड़ा सा पता होना चाहिए कि ऊपर जम्मू कश्मीर है, नीचे तुम्हारा महाराष्ट्र वगैरह। तो ये तुम्हें कुछ याद रहना चाहिए, समझ रहे बात को। जालियांवाला बाग कहाँ हुआ था? तो ये तुम्हारा अमृतसर पंजाब में हुआ था, ठीक है। तो ये तुम्हें कुछ चीजें पता रहनी चाहिए, ठीक है। तो पहले मैंने तुम्हें क्या बोला था? कैलकाटा सितंबर में, कैलकाटा में जो होता है सितंबर में, तो यहाँ पर कैलकाटा। दूसरा तुम्हारा नागपुर में हुआ दिसंबर में, जो यहाँ पर है, ध्यान रखना एकदम ये वाला आएगा, ठीक है। तो 1920 की जब 1920 में 2 जगह होता है, अगर यहाँ तुम्हें लाइन पारी हुई तुम समझ लेना कि नागपुर है, अगर यहाँ पर हो समझ लेना कैलकाटा है, ठीक है। अब एक 1927 मद्रास में होता, तो तुम्हारा एकदम नीचे जो तुम्हारा चेन्नई में है मद्रास। तो यहाँ पर 1927 में एकदम नीचे में होता है, चेन्नई में है मद्रास। तो 1927 जब भी तुम्हारा नीचे पॉइंट दिया हुआ है 1927 लिख रहा है, तुम्हें मद्रास लिखना है, MADRAS, ठीक है, हो जाएगा। उसका सत्याग्रह मूवमेंट कहां पर किया था? पहले ये कम आता है, मैं पहले क्लियर कर दूं, ये कम आता है, ये कम आता है, ठीक है। उसके बारे में हम लोग चर्चा नहीं करेंगे। जालियांवाला बाग हुआ, उसके बारे में हम बाद में करेंगे, पहले तुम सुन लो। जालियांवाला बाग भी नहीं आता, इन जनरल नहीं आता। आता क्या है? डांडी मार्च आता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे, पहले सुनो। डांडी मार्च के बारे में तुम्हें हमेशा बोलोगे डांडी मार्च, ये द प्लेस वेयर गांधी ब्रोक सॉल्ट लॉ, हर बार ये आता है। कहां हुआ था? ये तुम्हारा गुजरात के कॉर्नर पे होता है। जो तुम्हारा साल्ट है तो तुम्हारा नदी के किनारे ही होगा, तो गुजरात के कॉर्नर पे, गुजरात पे कहीं भी पॉइंट आउट रहे वहां तुम्हें अगर बोलेगा गांधी ब्रोक सॉल्ट लॉ, तुम सीधा लिखना डांडी। डांडी तुम्हें याद रखना भाई, ये चीज एकदम 1 नंबर हर साल, पिछले 20 साल के तुम SST का पेपर उठा के देख लो, हर साल ये डांडी वाली चीज आई है, हर साल 20 साल में। तो भाई ये तुम डांडी एकदम याद रख लो, DANDI एकदम याद कर लो भाई, एकदम आएगी ये चीज, समझ रहे बात को। तो अब उसके तुम्हारा सत्याग्रह मूवमेंट जो बहुत कम आता है, पहले जालियांवाला बाग देख लेते हैं। तो वो तुम्हारा क्या था? अमृतसर पंजाब में हुआ था, यहाँ पर ऊपर में तुम्हें ध्यान रखना है, ये कम आता है। उसका तुम्हारा खेदा। अब सत्याग्रह मूवमेंट कहाँ? पहला तुम्हारा खेदा में हुआ था, खेदा
खेदा 1970 जो जहां पीसेंट का मदद करने का गांधी जी, खेदा कहां पर है? गुजरात में, ध्यान रखना, गुजरात में। और दूसरा तुम्हारा क्या है? दूसरा बात अहमदाबाद भी गुजरात में। फिर गांधी जी कहां गए थे? एक बार अहमदाबाद भी गए थे 1918 में। तुम कहा अहमदाबाद मील वर्कर का मदद, वो भी तुम्हारा गुजरात में। तुम याद रखना है अहमदाबाद और खेदा दोनों गुजरात में, ठीक है। एक तुम्हारा चंपारण है जो तुमने सुना होगा बिहार में 1917 में इंडिगो प्लांटेशन के वर्कर को मदद करने गांधी जी गए हुए थे। तो चंपारण कहां पर? बिहार में। तो झारखंड के जस्ट ऊपर बिहार, इसलिए मैं बोलता हूं स्टेट याद रखना। तो बिहार में पॉइंट आउट रहेगा, बिहार में तुम लिखा दो चंपारण में वो गांधी जी मदद। ये तुम्हारा नेशनलिज्म इंडिया इससे बाहर नहीं आएगा, इतना ही सिलेबस में तो यही आएगा तुम्हारा। चांसेस हाई किसके रहेंगे? चांसेस डांडी के हाई रहेंगे। और तुम्हारा कांग्रेस सेशन 1920 वाला या 27 वाला, दोनों में से कोई भी आ सकता है, ठीक है। तो ये वाला और ये डांडी, ठीक है। तो यही तुम्हारा आएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते तुम्हारा टू। अब देखो कुछ क्वेश्चन देख लो, टू प्लेसेस ए एंड बी पूछ रहा है, मार्क इन गिवन इन पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया। अब बोल रहा है कि द प्लेस वेयर नेशनल कांग्रेस सेशन 1920। अब 1920 कहां हेल्ड हुआ था पहले पूछ रहा है। अब मेरे को पॉइंट दिख रहा है जो पॉइंट ए दिया हुआ, और दूसरा पॉइंट बी जो तुम्हारा द प्लेस वेयर गांधी ब्लॉक सॉल्व लो। तो अब दांडी स्टार्टेड कहां पर? दांडी तो वहां पर बोले थे। अब यहां पर तुम्हें पूछ रहा है कि द प्लेस वेयर गांधी ब्लॉक सॉल्व लो। तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें तो पता है कि सॉल्टा कहां पर होता है। बी वाला पॉइंट तुम्हें दिया हुआ, तुम्हें क्या लिखना? दांडी लिखना, बस यहां पर दांडी लिखना। और प्लेस पूछ रहा तो गुजरात भी लिख देना सेफ जोन में रहने के लिए, ठीक है। GUJARAT गुजरात लिख दिया, ठीक है। तो हो गया काम तुम्हारा। तो ये तुम्हारा बी वाला तो कंफर्म है कि एक ही आता है। अब ए वाला कौन सा रखे भैया? 1920 में 2 सेशन हुए थे। अब पूछ रहे 1920 से लिखा हुआ, ये पता नहीं कौन सा सेशन है। तो 2 सेशन होता है, जहां पर इसने पॉइंट आउट किया, यहां पर ए किसने पॉइंट आउट किया, यहां पर महाराष्ट्र में पॉइंट आउट किया, मतलब ये नागपुर होगा। नागपुर होगा भाई, नागपुर होगा, समझ में। अगर ये यहां पर पॉइंट आउट किया रहता कैलकाटा में, तो मैं बोलता कि कैलकाटा होगा। यहां इसका सही आंसर नागपुर है, ठीक है। आगे बढ़ते एक और क्वेश्चन देखते हैं। फिर यहां बोला था प्लेस महात्मा गांधी ब्लॉक सॉल्व लो। फिर हमें पता चल गया प्लेस पूछ रहा है। फिर हम बोलेंगे ये डांडी है, ये वाला। फिर हम बोलेंगे क्या है? डांडी है। डांडी कहां? फिर नीचे बोलेंगे गुजरात है, ठीक है। RAT सेफ रहने के लिए गुजरात भी लिख देना, ठीक है। ऐसे डांडी लिखो तो नंबर मिल जाएंगे। उसके अलावा तुम्हारा क्या? द प्लेस वेयर कांग्रेस सेशन हेल्ड इन 1927 पूछ रहा है। अब 1927 तो मेरे को सीधा पता भाई, एक ही जगह हुआ था, जहां यहाँ पर चेन्नई में हुआ था। मद्रास में लिख दूंगा, ठीक है। मद्रास लिख दिया मैंने, हो गया काम मेरा। ये चेन्नई में है, चेन्नई में है ये वाली चीज। 1927 में ये वाला हुआ था, ठीक है। तो ये तुम्हारा मद्रास वाला काम खत्म हो गया। तो ये कांग्रेस सेशन खत्म हो गया, ठीक है। तो यहाँ तुम्हारा मैप वर्क भी खत्म हो गया। अब हम लोग आते हैं तुम्हारे ज्योग्राफी पे। तो हिस्ट्री के ज्योग्राफी 20 मार्क्स हमारे कंफर्म हो चुके हैं। मैं MCQs लास्ट में करा दूंगा, MCQs सारे मैं लास्ट में करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, पहले क्वेश्चन कर लो। अब हम लोग आते हैं तुम्हारे ज्योग्राफी पे। ज्योग्राफी तुम्हारा 20 नंबर का आएगा। अब देखो ध्यान से, पहला तुम्हारा क्या? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज और कंसीडर्ड बैकबोन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। भाई साहब छप गया भाई, ये क्वेश्चन ना भाई हर बार आ रहा है, हर बार। कैसे बताऊं, हर बार ये क्वेश्चन आ रहा है। तो एकदम याद रखना, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री किस तरीके बैकबोन है। किसी भी कंट्री में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री नहीं रहेगी तो वहां डेवलपमेंट नहीं हो सकता। अगर मान लो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री नहीं रहती तो ये बोर्ड बनता? बोर्ड नहीं बनता। मैं तुम्हें पढ़ा कैसे पता डेवलपमेंट कैसे होता? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बैकबोन रहता है। तो वो आंसर तुम याद कर लेना, ये आंसर तुम्हें दिया होता है। एकदम ये क्वेश्चन आता है भाई, बैकबोन या बैरोमीटर भी करके बोलता है। बैरोमीटर मतलब क्या? तुम्हें जो स्पीड बढ़ाता है, जो बोट का स्पीड बढ़ाता है उसको बैरोमीटर बोलते हैं। तो बैरोमीटर, METR, बैरोमीटर बोल देता है, बैकबोन बोल देता है कि जो स्पीड बढ़ा। तो इस तरीके के कीवर्ड CBSE यूज करता है। समझ में आ रहा है कि किस तरीके से बैकबोन है ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। तो ये तो मैं ये कुछ लिख देना, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ ऑफ अ कंट्री इज मेजर्ड बाय द डेवलपमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, मैन्युफैक्चरिंग हेल्प इन मॉडर्नाइजिंग एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर को बढ़ाता है उसको, और बहुत सारी चीज जॉब क्रिएट करता है, बहुत सारी चीजें करता है। एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर देना यार। सेकंड, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर, एकदम क्वेश्चन आता है भाई। एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर कंप्लीमेंट ईच अदर। कभी बोलता है मूव हैंड, कभी बोलता है मूव हैंड टू हैंड ईच अदर, कभी बोलता है स्मूथ रनिंग के लिए किस तरीके से। मतलब ये एग्रीकल्चर सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर एक दूसरे को मदद कैसे करते हैं, कैसे मदद करते हैं। मान लो एग्रीकल्चर में किसी ने चावल उगाया, ठीक, गेहूं ही उगाया। गेहूं को आटा बनाने के लिए इंडस्ट्री चाहिए, गेहूं को आटा बनाने की इंडस्ट्री चाहिए ना, उसको पैक वैक करने के लिए इंडस्ट्री चाहिए, तब ना वो एक दूसरे का मदद करेंगे। अब ये आटा नहीं उगाएगा तो ये गेहूं कैसे, ये गेहूं नहीं उगाएगा तो ये आटा कैसे बनाएगा। और ये अगर आटा नहीं बनाएगा तो इसका गेहूं मतलब कि खाने लायक तो रहेगा नहीं, वो तो गेहूं रहता है। तो मेरी बात को समझ, दोनों एक दूसरे को कंप्लीमेंट करते हैं। समझ बात को, दोनों एक दूसरे की मदद करते हैं। कभी बोलता है स्मूथ रनिंग के लिए कैसे मदद करते हैं, कभी बोलता है ये इंडस्ट्रियल सेक्टर की जगह ये मैन्युफैक्चरिंग भी लिख सकता है, इंडस्ट्रियल की जगह या मैन्युफैक्चरिंग भी लिख सकता है। समझो बात को। तो ये क्वेश्चन एक ही रहेगा और आंसर तुम्हारा ये रहेगा कि एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री किस तरीके से मदद होती है एक दूसरे को, ठीक है। तो ये क्वेश्चन एकदम आता है पेपर, एकदम। आगे बढ़ते हैं, आगे तुम्हारा हाउ और कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। अब अच्छा एक और चीज मैंने ज्योग्राफी में देखी है यार, कब एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत आते हैं ज्योग्राफी में। टोटल तुम्हारे 7 चैप्टर है। अब तुम्हारा 7 चैप्टर में लास्ट चैप्टर जो है लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी, उससे तुम्हारा क्वेश्चन नहीं आएगा, सिर्फ मैप आएगा, सिर्फ मैप आएगा, एयरपोर्ट और सी पोर्ट वाला, ठीक है। लेकिन मैंने देखा है ज्योग्राफी में कि एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत बनते हैं। एनर्जी, सोलर एनर्जी, कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत बनते हैं। मेरी बात को समझिए। तो एनर्जी तुम्हारा हाउ आर कन्वेंशनल सोर्सेज, कन्वेंशनल का मतलब क्या होता है, नॉन रिन्यूएबल, और नॉन कन्वेंशनल का मतलब होता है रिन्यूएबल। कन्वेंशनल का मतलब होता है नॉन रिन्यूएबल, मतलब कन्वेंशनल का मतलब उल्टा होता है। जैसे रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल का मतलब कन्वेंशनल होता है और रिन्यूएबल का मतलब नॉन कन्वेंशनल होता है। तो नॉन रिन्यूएबल का मतलब क्या है, जो खत्म हो जाता था। तो नॉन रिन्यूएबल का मतलब खत्म हो जाएगा, मतलब कन्वेंशनल का मतलब खत्म हो जाना रिसोर्स, और नॉन कन्वेंशनल का मतलब कि जो नहीं खत्म हो जाए,
सनलाइट, और कन्वेंशनल क्या है तुम्हारा पेट्रोलियम। ठीक है, इस तरीके से तुम याद रख सकते हो। डिफरेंस पूछ रहा है अब तुम्हारा कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी और एक्सहॉस्टेबल, मतलब एक्सहॉस्टेबल मतलब खत्म हो जाता है, एक्सहॉस्ट हो जाता है, और नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी आर रिन्यूएबल। ठीक है, तो और कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी आर टेक लॉन्ग टाइम टू फॉर्म। तो यही तुम्हारा रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल का डिफरेंस है, तो तुम कर लेना भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 नंबर का एकदम आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे तुम्हारा क्या है कि हाउ एनर्जी इज ए बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब भाई एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी रहेगी तब ना बेसिक डेवलपमेंट होगा, सारी चीजें होगी, तो एनर्जी तो चाहिए भाई। तो ये तुम्हारा सिंपल है, तुम बना के भी लिख सकते हो कि इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, स्कूल में चाहिए, तो तुम जो भी आंसर लिखोगे सही होगा, सही टू डी पॉइंट लिखोगे तो आंसर बना के भी लिखा जा सकता है, लेकिन तुम रट लेना तो तुम्हारे लिए और काम आएगा, चीजें आसान हो जाएगी। मैं नहीं बोल एकदम डायरेक्ट ही लिखो, पर दिमाग में डालो मोटा मोटी पॉइंट क्या है, यहाँ पहला पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट क्या है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कोल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एबंडेंट फ्यूल इन इंडिया। कोल से रिलेटेड क्वेश्चन आता है भाई, तुम देखना कि कोल होता क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है कोल का, और कोल के कौन कौन सी चीजें पाई जाती है, जैसे तुम्हारा पीट है, लिग्नाइट है, कौन कौन से बिटुमिनस है, कौन कौन से टाइप्स के कोल पाए, तो ये तुम्हारा आंसर याद रखना भाई। कोल से रिलेटेड कभी भी क्वेश्चन आएगा ये आंसर लिख देना, कभी भाई आ जाता है तो समझ ले बात को, तो ये वाला आंसर तुम लिख देना, कोल से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है कई बार, तुम देख लो आंसर। ठीक है, तो वो लिख देना। आगे बढ़ते, आगे तुम्हारा क्या है कि एक्सप्लेन द वेरियस स्टेजेस ऑफ रिसोर्स प्लानिंग से रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं भाई, इससे तो एकदम तुम याद है रिसोर्स प्लानिंग कैसे होती है, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, तो इसका पूरा किस तरीके से होता है, पूरे पॉइंट सारे याद रखना, एकदम क्वेश्चन इससे बन जाता है। मैं वही चीज दे रहा हूं जो एकदम श्योर है, जो एकदम आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे तुम्हारा क्या है कि मेन फीचर्स ऑफ एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल का मेन फीचर्स तुम्हें बताना है। तो एलुवियल सॉइल क्या होता है कि तुम्हारा अच्छा दो तरीके का रहता है, पहला तुम्हारा खद्दर रहता है, दूसरा भांगर रहता है। तो तुम्हारा खद्दर और भांगर दो तरीके का रहता है। देखो एलुवियल सॉइल दो तरीके का रहता है, तो तुम्हारा न्यू एलुवियल रहता है जो उसको खद्दर बोलते हैं, और ओल्ड एलुवियल भांगर रहता है। तो इसका सारे तुम्हें दिया हुआ, कंसिस्ट ऑफ वेरियस फॉस्फोरस, सॉल्ट, सिल्ट और क्ले के से सॉल्ट रहता है। ये तुम्हारा रिवर वैलीज के पास मिलता है। तो ये सारे कुछ पॉइंट जो है तुम्हें सारे लिखना, 5 पॉइंट याद करना, एकदम आता है, 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। ठीक है, एलुवियल सॉइल का तुम्हारा। ठीक है, उसका तुम्हारा क्या है कि अब कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। अब देखो मैंने तुम्हें बोला एनर्जी से रिलेटेड आता है, इससे भी 4 नंबर का एक आएगा तुम्हारा, 4 नंबर का इससे भी एक केस स्टडी आएगा भाई। क्या आएगा बता देता हूँ, इससे आएगा कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, या फिर कभी कुछ भी आ सकता है। मैं नहीं बोल रहा कि यही आएगा, पर जो भी आएगा तुम लिख दोगे आंसर। अब इसमें सिंपल है, बहुत दिमाग नहीं लगाना, ध्यान से देखो। वाई सस्टेनेबल एनर्जी इज ए की फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब यहीं पर दिया हुआ, अब तुम्हें ऐसे ही पता चल रहा है कि सस्टेनेबल एनर्जी क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबिलिटी का मतलब होता क्या है, सस्टेनेबिलिटी क्या होता है, व्हाट इज सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट वो डेवलपमेंट होता है, द डेवलपमेंट दैट कैन टेक प्लेस विच फुलफिल द नीड्स ऑफ प्रेजेंट जनरेशन विद प्रिजर्विंग द नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन। मतलब जो प्रेजेंट है उसका तो उसका तो नीड फुलफिल कर ही रहे हैं, फ्यूचर के लिए भी हम बचा ले रहे हैं, उसको बोलते हैं हमारा सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये तुम्हें पता है। उसका कंजप्शन ऑफ एनर्जी राइजिंग ऑल ओवर इंडिया, क्यों राइज करते हैं, यहाँ पर तुम्हें दिया हुआ तो तुम आराम से लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। उसका एक्सप्लेन एनर्जी सेव्ड एनर्जी प्रोड्यूस्ड, किस तरीके से होता है, ये सारी चीजें यहाँ पर दी हुई, तो तुम पढ़ोगे तो आराम से आंसर लिख दोगे। और ये ऐसे क्वेश्चन है कि नहीं भी समझ में आया तो बना के भी लिखोगे तो नंबर मिल जाएंगे। ठीक, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। आगे तुम्हारा क्या, फिर तुम्हारा एक और ग्लोबल पोल्यूशन राइजिंग। अब ये पोल्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। अब बोल रहा हाउ डू यू थिंक ग्लोबल वेस्ट एक्सपेक्टेड इंक्रीज टू 2050। तो ये तुम्हारा पूरा दिया हुआ 3.4 मिलियन टन, यही वाला उतार के यहाँ पर आंसर लिख दोगे। ठीक है, इंटेंसिव मटेरियल प्रोडक्शन, तो यही सारे क्वेश्चन से सारे आंसर, तो इस तरीके से तुम्हारा आएगा। कोई भी पोल्यूशन से रिलेटेड आ सकता है या एनर्जी से रिलेटेड आ सकता है, यही दो चीजों से रिलेटेड आने का चांसेस, या वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड भी आ सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट भी है, जो आएगा लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसे डरना नहीं है, बस वहीं यहाँ से देखना है, यहाँ उतरना है, बस और कुछ नहीं करना है। ठीक है, कैसे डरना नहीं है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं सजेस्ट, अब 2 नंबर और 3 नंबर वाले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं ज्योग्राफी पे। ठीक है, 5 और 4 तो देख लिया हमने। अब तुम्हारा सजेस्ट एनी 2 वेज फॉर कंजर्वेशन ऑफ मिनरल, किस तरीके से मिनरल कंजर्व कर सकते हैं, रिसोर्स प्लानिंग कर सकते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर सकते हैं। ठीक है, मेंशन एनी 3 फीचर्स ऑफ कमर्शियल फार्मिंग। पहला कमर्शियल फार्मिंग, कमर्शियल का मतलब ही समझ में आ रहा है कि पैसा कमाने के लिए। तो कमर्शियल फार्मिंग क्या करता है, फार्मर ग्रो करता है क्रॉप को टू सेल इन मार्केट। ठीक है, तो वो तुम्हारा लिख दोगे, इसके कुछ फीचर्स लिख देना, इससे आते कमर्शियल फार्मिंग। फार्मिंग एक कमर्शियल आता है, एक प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग आता है। ठीक है, तो ये कमर्शियल वाला भी आता है, ये तुम लिख देना। ठीक है, HYVC सीड का यूज करते हैं, जल्दी जल्दी तुम्हारा हो। उसका तुम्हारा मेंशन फीचर्स ऑफ प्लांटेशन एग्रीकल्चर, प्लांटेशन एग्रीकल्चर से भी आता है, किस तरीके से प्लांटेशन एग्रीकल्चर करते हैं। तो क्या करते हैं, प्लांटेशन एग्रीकल्चर का मतलब क्या होता है, ये एक ही जगह पर लार्ज, अगर मान लो बनाना हुआ तो बनाना ही उगाएंगे हर जगह। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्लांटेशन एग्रीकल्चर। और एक और आता है तुम्हारा व्हाट इज हॉर्टिकल्चर पूछ देता है, व्हाट इज हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड भी क्वेश्चन आता है, HORTI हॉर्टिकल्चर, CULTURE। तो जब हम लोग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल को साथ में उगाते हैं ना, तो उसको हम लोग हॉर्टिकल्चर बोलते हैं। ठीक है, जब फ्रूट भी उगा रहे हैं, वेजिटेबल एक ही गार्डन में सब कुछ उगा रहे हैं, तो उसको हम लोग हॉर्टिकल्चर बोलते हैं। ठीक है, उसका तुम्हारा हाउ इज द इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इफेक्ट इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री को इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंपैक्ट करा। तो क्या कंप्यूटर्स वगैरह आ गए, बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ गई, तो वो तुम बना के आंसर लिख दोगे। इसका 5 पॉइंट याद रखना तुम्हारा क्या, प्लांटेशन एग्रीकल्चर, क्योंकि हम लोग HYV सीड यूज करते हैं, हाई यील्ड वैरायटी सीड का यूज करते हैं, जल्दी जल्दी हमारा प्रोडक्शन हो। ठीक है, तो ये तुम्हारे सारे पॉइंट्स हो गए।
आगे बढ़ते हैं। आगे तुम्हारा क्या, अब तुम्हारा इससे फिर तुम्हारा क्या है कि ये तुम्हारा अब इस ये केस स्टडी नहीं लेकिन उसी टाइप का एक स्टोरी दिया हुआ है, रिंझा का स्टोरी दिया हुआ है। अब ये किसी टाइप की फार्मिंग कर रहा है, ठीक है। रिंझा वाज ए फैमिली स्मॉल विलेजर, उसका आसाम सी एंजॉयज वाचिंग फैमिली नंबर्स। अब बोल रहा है कौन सी फार्मिंग कर रहा है, तो टाइप ऑफ फार्मिंग क्या है, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग कर रहा है। इसके कुछ फीचर्स पूछेगा, ठीक है। अब बोल रहा है कि कौन सी फार्मिंग कर रहा है, फीचर, तो फीचर क्या है, प्रैक्टिस स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड। तो यहाँ मैंने बोला ये प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस आएगा, कमर्शियल आएगा, तो स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड में होता है। डन विद द हेल्प ऑफ प्रिमिटिव टूल्स का डिगिंग स्किल्स, मतलब खुद से ही जो करते हैं घर में बेचने के लिए नहीं खाने के लिए करते हैं, तो उसको प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग बोलते हैं। यही वाला तुम्हारा क्वेश्चन दिया हुआ है। ये घर में कर तुम्हें समझ में आ जाएगा कि भाई घर में करा तो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस, प्लांटेशन एग्रीकल्चर तो नहीं होगा, तो तुम्हें कुछ स्टोरी पढ़नी है फिर तुम्हें करना, कोई दिक्कत नहीं। 3 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सजेस्ट द मेजर कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, किस तरीके से फॉरेस्ट को कंजर्व कर सकते हैं वो मेजर बता रहा है। तो ट्रीज वगैरह को कट नहीं करेंगे, से नो टू कटिंग ट्रीज, ठीक है। वाटर वगैरह को सेव करेंगे, उसका जरा क्या बोलता है, एनिमल्स को प्रोटेक्ट करेंगे, तो इस तरीके से फॉरेस्ट को कंजर्व कर सकते हैं। अब हम लोग बोल रहे हैं कि वाइल्ड लाइफ को, एनिमल को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, तो कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं कि उनको हम लोग क्या कर सकते हैं, हंटिंग वगैरह बैंड करके कर सकते हैं कि नहीं भाई हंटिंग नहीं होगी, या फिर फॉरेस्ट में क्या कर सकते हैं, बैरियर लगा सकते हैं कि अंदर कोई नहीं जाएगा, तो उस टाइप की चीजें करके कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे तुम्हारा क्या, एक्सप्लेन 3 फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर वाटर पोल्यूशन। तुम्हें पता है फैक्ट्रीज होती है, फैक्ट्री से पोल्यूशन निकलता है, वाटर पोल्यूशन निकलता है। उसके बाद क्या होता है कि और क्या है, हेवी रेन फ्लूड्स वगैरह जो आ जाते हैं, जो बाढ़ वगैरह आ जाते हैं, उससे भी हो सकता है, बहुत सारी चीजें। उसका एक्सप्लेन द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर एयर पोल्यूशन, फैक्ट्रीज की चिमनी से जो धुआं निकलता है उससे, कार व्हीकल्स, स्मोक फ्रॉम व्हीकल से धुआं निकलता है। उसका तुम्हारा क्या है, एयर पोल्यूशन, एसी वगैरह घर में यूज करने से क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलता है, उससे हो जाता है। समझ रहे हो बात को, तो इससे होता है, ठीक है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब इसका मैप हम लोग देख लेते हैं भाई। तो मैप थोड़ा सा इसमें ज़्यादा है, जो श्योर है मैं वो बता दूंगा। इससे तुम्हारा 3 नंबर का मैप आएगा। इसमें क्या क्या ज़्यादातर आता है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अब तुम्हें बोलेगा कि अब तो क्वेश्चन नंबर 9 ये शायद तुम्हारा रहेगा, ठीक है। 9 रहेगा। अब तुम्हें बोलेगा कि एन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लोकेटेड इन पंजाब, तो पंजाब में तुम्हारा कौन सा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तुम्हें बताना है। तो यहाँ पर राजा सांसी एयरपोर्ट है, एकदम याद रखना ये चीज, ठीक है। तो ये तुम्हारा एकदम आता है, फेवरेट है सीबीएसई का राजा सांसी, ठीक है। राजा सांसी ने तो बोलेगा राजा सांसी एयरपोर्ट को तुम लोकेट कर दो, या तो बोलेगा राजा सांसी को लोकेट कर दो, कहां पर है बता दो, ठीक है। ऐसे ही बोल सकता है, ठीक है। या तो बोलेगा कि लोकेटेड इन पंजाब बोले। अब बोल रहा मेजर सीपोर्ट इन गुजरात, तो गुजरात में कौन सा सीपोर्ट है वो तुम्हें बताना है। तो यहाँ पर गुजरात है, तो यहाँ दीनदयाल सीपोर्ट है, ठीक है। दीनदयाल सीपोर्ट है। सीपोर्ट का मतलब क्या होता है, जो तुम्हारा नाव वगैरह लगती है उसको सीपोर्ट बोलते हैं। एयरपोर्ट का मतलब तुम्हें पता ही है कि जहाँ प्लेन है। उसके बाद मेजर ऑयल फील्ड लोकेटेड इन एरेबियन सी, मेजर ऑयल फील्ड लोकेटेड इन एरेबियन सी, तो तुम्हारा नंबर 3 है। और तुम्हें आंसर कहाँ देना, देखो नंबर 3 अब कहाँ पर दिया हुआ, नंबर 3 का नंबर 3 कहाँ दिया हुआ है। अब देखो यहाँ पर दिया हुआ है मुंबई हाई। मुंबई हाई तुम्हारा क्या है, तुम्हारा ऑयल फील्ड, ठीक है। न्यूक्लियर पावर प्लांट इन उत्तर प्रदेश, तो तुम्हारा ये नौरा होगा, नौरा न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो 4 में 3 का मान लो कि तुम्हें एक नहीं भी आ रहा है तो 3 तुम करके आराम से निकाल दोगे। 4 में इसमें तुम्हें ऑप्शन मिलेगा, तो 4 में तुम्हें 3 करने का बेसिस, तो एनी थ्री करना है आउट ऑफ 4, ठीक है। और मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूँ क्या आते हैं। अब बोला लीडिंग स्टेट प्रोडक्शन ऑफ जूट इन वेस्ट बंगाल, तो कौन सा जूट का प्रोड्यूसर है, हाईएस्ट प्रोड्यूसर है। ये भी क्वेश्चन कभी कभी आता है, हमेशा नहीं आता, हमेशा आता है, ठीक है। तो वेस्ट बंगाल में तुम्हारा कौन सा हाईएस्ट प्रोड्यूसर है वो तुम्हें लिखा हुआ है कि वेस्ट बंगाल कहाँ पर दिया हुआ है, पहला नंबर कहाँ दिया हुआ है, मैं देख के बता दूंगा, ठीक है। उसका तुम्हारा क्या, एटॉमिक पावर प्लांट इन गुजरात, तो तुम्हारा क्या ये हमने आंसर दे दिया है। देखो यहाँ पर ये आंसर लिखा हुआ है, मैंने ध्यान नहीं दिया, ये आंसर लिखा हुआ है। अब लीडिंग स्टेट प्रोडक्शन ऑफ जूट सबसे ज्यादा वेस्ट बंगाल में, तो यहाँ पर तुम्हें मारा हुआ है, ठीक है, पॉइंट आउट किया हुआ है। अब तुम्हारा क्या, एटॉमिक पावर प्लांट लोकेटेड इन गुजरात, तो तुम्हारा क्या, काकरप्रा, गजब अजीब अजीब जगह है यार, काकरप्रा है यहाँ पर, ठीक है। एक काला पक्कम है और ये एक तुम्हारा काकरप्रा है, ठीक है। उसका तुम्हारा आयरन एंड स्टील प्लांट लोकेटेड इन झारखंड, तुम्हें पता है बोकारो और जमशेदपुर में, एक झारखंड में एक है आयरन स्टील प्लांट, ठीक है, यहाँ पर है। इसे मैं तुम्हें बोलता रहा स्टेट याद रखो, कहाँ पर झारखंड है, कहाँ पर उत्तर प्रदेश है। अब मेरे से अगर कोई पूछेगा, कुछ चीज़ें एकदम बेसिक है याद रखो। ऊपर ध्यान रखना जम्मू कश्मीर है, नीचे तमिलनाडु है, चेन्नई वगैरह, इधर गुजरात है जो सबसे मेन डंडी वगैरह होती है। यहाँ पर तुम्हारा क्या है, यहाँ पर गुजरात है एकदम मेन याद रखना, यहाँ पर महाराष्ट्र है तुम्हें याद रखना, ठीक है। और यहाँ पर उत्तर प्रदेश है, यहाँ पर याद रखना, ठीक है। यहाँ और तुम्हारा कहाँ गया, और यहाँ पर झारखंड है, बिहार यहाँ पर याद रखना। ये कुछ मेन जगह है जहाँ पर तुम्हारा मेजर लग रहा है, ठीक है। उसका तुम्हारा क्या है, श्री गुरु राजस्थान से इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तो अब राजस्थान से तुम्हारा अमृतसर में, ये भी फेवरेट है सीबीएसई का, ये भी फेवरेट है। तो ये अमृतसर में तुम्हारा ऊपर में, अमृतसर पंजाब में, तो पंजाब जम्मू कश्मीर इधर ऊपर साइड है, तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और मैप देखो।
हीराकुद डैम हमेशा पूछता है, हमेशा हीराकुद डैम पूछता है भाई, हमेशा हीराकुद डैम पूछता है। तो हीराकुद डैम के बारे में हमेशा पूछता है। पहला नंबर तुम्हारा, पहला नंबर लगा हुआ है, तो पहला नंबर तुम्हारा यहाँ पर है हीराकुद डैम, ध्यान देना यहाँ पर। ये जगह कौन सी है, तो ये तुम्हारा उड़ीसा साइड है, समझ रहे बात को, उड़ीसा साइड है, तो इसको हीराकुद है, तो एकदम याद रखना, यहाँ पर भी हो सकता है, तो हीराकुद के बारे में याद रखना। एक पैराद्वीप सीपोर्ट के बारे में पूछता है, यहाँ पर जो है पैराद्वीप सीपोर्ट, ठीक है। उसका तुम्हारा क्या, मुंबई सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क के बारे में पूछता है, तो यहाँ पर मुंबई है, तो मुंबई सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क यहाँ पर तुम्हें, तो यहाँ पर तुम्हें पॉइंट आउट कर देना, ठीक है। उसका राजस्थान सी, मैं फिर से पूछा राजस्थान सी इंटरनेशनल एयरपोर्ट तुम्हारा कहाँ पर है, अमृतसर में, तुम्हें यहाँ पर पता होना चाहिए, ठीक है। उसका तुम्हारा क्या, नरोरा न्यूक्लियर पावर प्लांट, फिर से वही पूछा, यूपी उत्तर प्रदेश वाला नरोरा इनका फेवरेट है, ठीक है। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क भी कई बार पूछता है, तुम्हारा जो नोएडा में, जो यहीं पर है नोएडा में, ठीक है, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क के बारे में पूछता है। उसका तुम्हारा क्या है कि फिर 3 करना, फिर हीराकुद डैम पूछा, तुम्हें पता ही था कहाँ पर। फिर तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन, तो तारापुर यहाँ पर है, पुणे में, ठीक है, याद रखना। फिर तुम्हारा क्या है, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, पुणे सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, तो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क पुणे का, तो पुणे में ही होगा भाई, यहीं पर होगा, ठीक है। उसका तुम्हारा क्या है, पैराद्वीप सीपोर्ट, मैंने बोला था ना पैराद्वीप सीपोर्ट, तो पैराद्वीप सीपोर्ट यहाँ पर है, यहाँ पर भी कर दोगे कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर है पैराद्वीप सीपोर्ट, ठीक है। अब मान लो तुम्हें दांडी पूछ रहा है, तो हल्का सा यहाँ पर हिला दोगे, स्टेट नहीं बदलना चाहिए। अगर दांडी का यहाँ पर है, तो दांडी यहाँ पर भी तुम कंसिडर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो स्टेट नहीं बदलना चाहिए बस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, वो तुम्हारा क्या, अब हम लोग आते हैं पॉलिटिकल साइंस। भाई साहब कांग्रेचुलेशन, 40 नंबर तुम्हारे कंफर्म हो गए यहाँ पर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे तुम्हारा एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। भाई साहब छप गया, ये जो क्वेश्चन है भाई हर साल आता है, इंपॉर्टेंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी या रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। क्यों पॉलिटिकल पार्टी इंपॉर्टेंट, रोल क्या है उनको याद करना है। पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल पार्टीज आर द पीपल हु टेक अ पार्ट इन इलेक्शन, वो इलेक्शन में पार्ट लेते हैं। दे अपोज ईच अदर, वो अपोज करते हैं, अपोजिशन को अपोज करते हैं। उसके उनके पास सेम आइडियोलॉजी होती है। पॉलिटिकल पार्टी कंसिस्ट ऑफ पीपल हैव सेम आइडियोलॉजी, एक तरीके की सोच रखते हैं, एक सेम पार्टी होते हैं। तो वो तुम्हें कुछ पॉइंट्स उसके बारे में लिखना है। पॉलिटिकल पार्टी आर द मोर विजिबल इंस्टीट्यूशन इन डेमोक्रेसी, दे फंडामेंटल पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ सोसाइटी। पॉलिटिकल पार्टीज कंटेस्ट करते हैं इलेक्शन में। फॉरवर्ड, ये मैं क्वेश्चन इसलिए बता रहा हूँ भाई, एकदम आएगा, एकदम आएगा क्वेश्चन, हर बार आता है, 3 नंबर या 5 नंबर में। उसके बाद पार्टीज पुट फॉरवर्ड टू द प्रोग्राम पॉलिसी लाते हैं नए, ठीक है। तो वो सारी चीजों में एकदम याद करनी भाई, एकदम ये क्वेश्चन आएगा, एकदम पॉलिटिकल पार्टी एकदम आ रहा है भाई, एकदम आ रहा है, मैं क्लियर बता रहा हूं, ठीक है। एकदम इस बार आ रहा है भाई, एकदम इस बार पॉलिटिकल पार्टी 5 नंबर का आ रहा है, मैं क्लियर बता रहा हूं, एकदम आ रहा है, एकदम याद कर लेना, ठीक है। आगे तुम्हारा क्या, हाउ आर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बेटर देन अदर फॉर्म। अब यहाँ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा आता है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्यों बेटर है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का मतलब वो जो तुम्हारा इलेक्शन से निकलती है, या एक होता है डिक्टेटरशिप, जैसे तुम चाइना में जाओगे ना, चाइना में तुम्हें डिक्टेटरशिप मिलेगा, एक ही आदमी पूरा इंडिया को रूल कर रहा है। और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट मतलब जहाँ इलेक्शन होता है, जहाँ चूज किया जाता है, ठीक है। तो जैसे कि तुम्हें पूछेगा डेमोक्रेटिक कंट्री, तो क्या है, इंडिया। नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री जैसे तुम्हारा चाइना है, ठीक है, चाइना हो गया, तुम्हारा साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया वगैरह हो गया, ठीक है। तो वो तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है। अब क्या क्या फंक्शन है वो तुम बता लोगे, कि डेमोक्रेसी से क्या क्या फायदा, इक्वालिटी लाता है सिटीजन में, सारी चीजें, डिग्निटी बढ़ाता है सिटीजन की। तो ये पॉइंट्स तुम याद कर लो। उसके बाद तुम्हारा क्या है, या हाउ डेमोक्रेसी लीड पावरफुल एंड हार्मोनियस लाइफ एमंग द सिटीजन। वही वाला पॉइंट तुम यहाँ पर लिखोगे, मेरी बात को समझो, किस तरीके से डेमोक्रेसी क्या करता है, फिर वही मैं बोलूंगा, ये सोशल लाइफ किस तरीके से क्रिएट करता है, वही डिग्निटी वाला पॉइंट, वही मैं यही पॉइंट, आंसर अलग दिया वहां पर मैं मानता हूँ, यही पॉइंट ऐड कर सकते हैं कि प्रमोट इक्वालिटी करता है, उसका डिग्निटी बढ़ाता है पीपल की, समझ रहे बात को, इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ हो जाते हैं सारे। तो यही वाला पॉइंट इसमें भी चल जाएगा। डेमोक्रेसी क्या तुम्हें सुन के लग रहा हो, ये पीसफुल किस तरीके से शांत इन्वायरमेंट क्रिएट करता है, हार्मोनियस खुशीला इन्वायरमेंट क्रिएट करता है, और वही वाला पॉइंट चल जाएगा। एक आंसर तुम याद करते हो डेमोक्रेसी के बारे में, हर जगह हो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और इससे क्वेश्चन हर बार आता है। फिर तुम्हें बोल रहा है ओवरवेलमिंग, फिर वही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, आंसर अलग है, कोई दिक्कत नहीं, अलग सा अलग क्वेश्चन है, पर वही आंसर तुम लिख सकते हो। फ्रीडम को करता है, डिग्निटी प्रमोट करता है, वही आंसर होगा। एकदम ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं भाई, एकदम ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। डेमोक्रेसी से रिलेटेड क्वेश्चन एक बनेगा पॉलिटिकल साइंस में, मैं क्लियर बता रहा हूं, एकदम वही क्वेश्चन बनेगा। फिर तुम्हारा क्या, फिर डेमोक्रेसी एड्रेस ऑल सोशल इकोनॉमिक बिहेवियर, ठीक है, सारा फिर डेमोक्रेसी को सपोर्ट करना, फिर वही वाले पॉइंट्स से तुम कर सकते हो। ये भी आंसर याद कर सकते हो, उससे भी कर सकते हो। तो एकदम डेमोक्रेसी के बारे में ना भाई एक चीज तुम याद ना, 5 से 7 पॉइंट रट लेना भाई, मेरी रिक्वेस्ट है भाई, एकदम रट लेना, क्योंकि एकदम आएगा ही आएगा, एकदम आएगा। इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं आता, हर बार इससे आता ही आता है। जैसे पॉलिटिकल पार्टी आता है, और ये आता है पॉलिटिकल पार्टी 3 नंबर में देगा, 5 नंबर में दे देगा। फिर तुम्हारा डेमोक्रेसी एक्सप्लेन 5 बेसिस ऑफ एज्यूमिंग आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी क्वेश्चन, ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है, ये तुम याद रखना। फिर भाई इक्वालिटी अमंग सिटीजन, एक ही टाइप का क्वेश्चन है, आउटकम्स क्या है डेमोक्रेसी की, ठीक है। तो ये तुम एकदम याद कर लेना। मैं बार बार एक ही क्वेश्चन इसलिए दिखाऊं ना कि हर बार ही आया है, कितनी बार आया है हमें खुद नहीं पता, ठीक है। उसका तुम्हारा क्या है, पावर शेयरिंग इंटरेस्ट बिटवीन डिफरेंट सोशल ग्रुप। तो ये क्वेश्चन आता है कि किस तरीके से डिफरेंट सोशल ग्रुप के बीच में इंटरेस्ट होता है पावर शेयरिंग करने से, ये तुम्हारे आता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी याद करना किस तरीके से पावर शेयरिंग डिजायरेबल है, ठीक है, याद करना। उसका तुम्हारा क्या कि लॉ ऑफ 1956 कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन मेजर कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन 2 कम्युनिटीज श्रीलंका किस तरीके से हुआ था 1950 में, वो तुम्हें बताना है। तो ये तो आंसर याद करना, एकदम यही वाला आएगा, ठीक है। ये चांसेस कम रहते हैं, आता है डेमोक्रेसी वाला तुम्हारा, ठीक है, क्लियर बात है।
अब तुम्हारा क्या है, इससे भी तुम्हारा आएगा केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। तुम्हारा इकोनॉमिक्स से इस बार नहीं आया केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, सिर्फ क्वेश्चन आएगा उससे, इससे केस स्टडी आएगा। क्या आएगा, हो सकता है पॉलिटिकल पार्टी आ जाए, या हो सकता है डिसेंट्रलाइजेशन गवर्नमेंट से रिलेटेड आ जाएगा, डेमोक्रेसी गवर्नमेंट, तो हो सकता है डिसेंट्रलाइजेशन से आ जाए, लोकल गवर्नमेंट से रिलेटेड आ जाए, या हो सकता है डेमोक्रेसी से रिलेटेड आ जाए। यहाँ पॉलिटिकल पार्टी दिया हुआ है, तो पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, या मीनिंग ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इन डेमोक्रेसी, तो यहाँ पर तुम्हें लिखा हुआ है, देख लो। उसका तुम्हारा क्या कि वाई डू पॉलिटिकल पार्टी शेप इन पब्लिक ओपिनियन, किस तरीके से करते हैं। उसका तुम्हारा क्या कि वाई आर द पॉलिटिकल पार्टीज कंसीडर्ड नेसेसरी फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन। ये सारे पॉइंट्स यहाँ पर दिए हुए नहीं आएगा तुम्हें तो ऐसे ही पता है, क्योंकि वो डिसीजन मेकिंग करते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं, तो इसलिए तुम्हारा नेसेसरी है, क्योंकि वो नहीं करेंगे तो प्रोग्राम वगैरह कौन से लाएगा, नए पॉलिसीज कौन लाएगा, तो तुम्हें पता होना चाहिए सारी चीजें, ठीक है। उसका तुम्हारा लोकल गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट के 3 टायर होते हैं, तो मेरी बात को समझना। गवर्नमेंट का पहला टायर तुम्हारा क्या होता है, वो तुम्हारा होता है सेंट्रल गवर्नमेंट, सबसे ऊपर जो बैठा हो रहा है, सबसे ज्यादा जो पावरफुल होता है। सेकंड टायर में तुम्हारा स्टेट गवर्नमेंट, और थर्ड में तुम्हारा होता है लोकल गवर्नमेंट, ठीक है। अब यहाँ 2-3 टर्म होते हैं, पहला तुम्हारा सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट तुम्हारा पंचायती राज वगैरह होता है, उसके नीचे गवर्नमेंट होता है। अब कभी भी एक और वर्ड आता है इसमें, डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन का वर्ड का मतलब याद रखना, डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है, व्हेन पावर इज टेकन फ्रॉम अपर टायर ऑफ गवर्नमेंट एंड गिविंग टू अ लोअर टायर ऑफ गवर्नमेंट इज नोन एज डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। मतलब पावर ऊपर से छीन के नीचे जब बांटा जाता है तो उसको डिसेंट्रलाइजेशन बोलते हैं। तो ये एक वर्ड आता है। अब तुम्हारा इसके बारे में दिया हुआ, आप तुम्हें इसको कुछ क्वेश्चन पूरा एनालाइज द सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इन पंचायत। पंचायत में क्या क्या सिग्निफिकेंस होता है ये तुम्हें बताना। लार्ज नंबर ऑफ पीपल रिप्रेजेंटेटिव बनते हैं, ठीक है। उसका तुम्हारा वाई आर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन डेमोक्रेट्स इन्फ्लुएंस्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस ऑफ लोकल गवर्नमेंट। तो अब यहाँ पर क्या है, वुमेन के लिए ना क्या करता है कि प्रमोट्स इन इंक्लूसिविटी को प्रमोट करता है, उसके बाद प्रमोट जेंडर इक्वलिटी को प्रमोट करता है। अगर वुमेन रहती है तो जेंडर इक्वलिटी को प्रमोट होता है। उसका तुम्हारा व्हाट वाज द बिन इम्पैक्ट ऑफ ग्रांटिंग कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस इन लोकल गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक लैंडस्केप ऑफ द कंट्री, एनालाइज द इम्पैक्ट। इम्पैक्ट क्या क्या होता है तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूशन से किसी भी कंट्री में, तो वो तुम्हें पॉइंट्स लिखना आता है, ठीक है। यहाँ मिल रहा है, ठीक है, नहीं मिल रहा तुम्हें आता पता भी क्या क्या इम्पैक्ट पड़ता है। कंट्री स्मूथ रनिंग होती है, नए नए प्रोग्राम्स आते हैं, एक ही पॉइंट तुम बार बार घुमा के लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, अपोजिशन को अपोज करते रहो, अच्छे अच्छे और फैसिलिटीज डेवलप होती है पीपल के लिए, ठीक है। तो वो सारी चीज़ दिमाग बस खुले रखना, ऐसा नहीं कोई रट्टाफिकेशन है, जो मन में आ रहा है लिख सकते हो। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, मैंने तुम्हें अभी बताया डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर क्या होती है। ये पावर ऊपर से लेकर नीचे दे दिया जाता है, लोकल लेवल पर दे दिया जाता है, या फिर किसी भी, तो एक्सप्लेन डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर तुम्हें पूछा था, यहाँ पर दिया होगा, देख के लिख सकते हो। उसका तुम्हारा क्या इंपॉर्टेंस, मैंने वही बोला, व्हेन पावर इज टेकन अवे फ्रॉम अ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट गिविंग टू अ लोकल गवर्नमेंट इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है। उसका तुम्हारा एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ऑफ डेमोक्रेसी। लोकल मतलब क्या है, पंचायती राज, एकदम लोकल, जैसे गाँव वगैरह में जो गवर्नमेंट है तो उसका इंपॉर्टेंस पूछ रहा है, तो वहाँ पे अलग से रहना जरूरी है। कुछ भी होता है गाँव में, तुम बोलते ना पंचायत में जाएंगे या कुछ और जाएंगे, पंचायती सुनेंगे, तो वहीं पर वही चीज होती है। उसका तुम्हारा डिस्क्राइब द 2 स्टेप टेकन बाय इंडियन गवर्नमेंट टू फॉर डिसेंट्रलाइजेशन। कौन कौन से डिसेंट्रलाइजेशन, तो वही तुम्हारा पंचायती राज बॉडीज को बनाया, तो वो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर है, और सारी चीजें की, तो वो तुम देख के लिख सकते हो, ठीक है। अब तुम्हारा आगे तुम्हारा क्या है कि एन एक्सपेरिमेंट इन ब्राजील। अब ब्राजील में कोई एक्सपेरिमेंट हुआ था, जो तुम्हारा क्या है कि पावर साइंस से रिलेटेड होगा। अब तुम्हें क्वेश्चन पूछ रहा है, पढ़ लोगे क्वेश्चन पूरा, मीनिंग ऑफ पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, तो यहाँ पर दिया हुआ हो, कोई दिक्कत नहीं, लिख लोगे। उसका तुम्हारा क्या है, कॉन्टेक्स्ट ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, किस तरीके से सेपरेट करा पावर थी, पावर शेयरिंग वाले चैप्टर से, ठीक है। उसी टाइप का क्वेश्चन, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड सिस्टम ऑफ इंडिया विच ऑलमोस्ट सिमिलर टू द एबव एग्जांपल ऑफ ब्राजील। तो किस तरीके का सिमिलर है, तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट वगैरह है। तो ये सारी आंसर तुम्हें यहाँ से देख के आराम से लिख सकते हो, कोई दिक्कत, इसमें नंबर काटने के चांसेस कम रहते हैं। मैं क्लियर बता, ये सारे क्वेश्चन तुम्हें हार्ड लगते हैं, नंबर कटने के चांसेस इसमें कम रहते हैं, मैं क्लियर बता रहा हूं, ठीक है। आगे तुम्हारा पढ़ेंगे, आगे तुम्हारा सजेस्ट द मेजर दैट टू प्रमोट सेक्युलरिज्म मेंशन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सेक्युलर का मतलब क्या होता है, सेक्युलर का मतलब, सेक्युलर वर्ड ध्यान रखना, सेक्युलर SECULAR। तो सेक्युलर का मतलब होता है किसी भी कंट्री के सिटीजन को फ्रीडम है और उसके खुद के राइट्स कंट्री, उसको सेक्युलर बोलते हैं। देयर इज नो ऑफिशियल रिलीजन इन इंडियन स्टेट। अब इंडिया में कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, जैसे तुम अगर कहीं और चले जाओगे ना, पाकिस्तान वगैरह चले जाओगे, वहाँ ऑफिशियल रिलीजन है, लेकिन इंडिया में कोई ऑफिशियल नहीं है। यहाँ पर सबके पास फ्रीडम है, इसको हम लोग सेक्युलर बोलते हैं। इंडिया हमारा सेक्युलर है, बहुत खुशी के साथ बोलना पड़ता है, कोई ऑफिशियल नहीं है यहाँ पर सब के बराबर है इंडिया, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है, आवर कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट गिव एनी स्पेशल स्टेटस टू एनी रिलीजन। किसी रिलीजन को कोई स्पेशल स्टेटस नहीं देता है इंडिया में, ठीक है। तो उसको हम लोग सेक्युलर बोलते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड ऑल द इंडिविजुअल कम्युनिटी फ्रीडम टू प्रोफेस प्रैक्टिस, को हम फ्रीडम टू स्पीच देता है, सब कुछ देता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग सेक्युलर स्टेट, जो इंडिया है हमारा, ठीक है। उसका तुम्हारा सजेस्ट ए मेजर टू इंश्योर पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन पब्लिक लाइफ। तो अब पब्लिक लाइफ में क्या होता है, जेंडर इक्वलिटी के रिलेटेड क्वेश्चन है कि जेंडर इक्वलिटी आती है। उसके बाद तुम्हारा क्या है कि जो इलेक्शन होते हैं उसमें तुम्हारा क्या सीट्स रिजर्व करी जाती है वुमेन के लिए, तो वो इस तरीके से इक्वलिटी आती है, वो आंसर तुम्हें दिया हुआ देख सकते हो, ठीक। आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़ते आगे तुम्हारे क्या डिफरेंशिएट बिटवीन फेडरल एंड यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तो ये तुम्हें एकदम याद रखना आता है, फेडरलिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन है, एकदम आता है। फेडरल सिस्टम क्या होता है और यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है। उसका सजेस्ट 2 मेजर्स टू रिमूव जेंडर इनइक्वालिटी, किस तरीके से कर सकता है, मैंने तुम्हें अभी 2 पॉइंट बता दिया, एकदम इससे क्वेश्चन आता है भाई, वही वाले पॉइंट्स तुम्हारा क्या है कि वुमेन को किस तरीके से कर सकते हैं, लिटरेसी रेट बढ़ा के कर सकते हैं। उसके बाद तुम्हारा क्या है कि इंक्रीज पॉलिटिशियन रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन, ये पॉलिटिक्स मतलब तुम्हारा जो पॉलिटिक्स होता है उसमें क्या है हम लोग वुमेन को इलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बाय इन्वेस्टिंग एजुकेशन फॉर गर्ल्स, उसके बाद तुम्हारा लीगल प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन, प्रोटेक्शन बढ़ा के कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे तुम्हारा क्या डेमोक्रेटिक सिस्टम कंसिडर्ड गुड। अब 2 और 3 नंबर के क्वेश्चन है, यहाँ पर फिर डेमोक्रेसी वाला तुम्हारी चीज आ गई, फिर वही वाला आंसर, फिर वही डेमोक्रेसी, फिर तुम लिख दोगे। फिर एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, फिर तुम्हें पता ही है कि 2 नंबर 3 नंबर में भी आता है भाई, तुम देख सकते हो, तो एकदम ये आएगा ये क्वेश्चन, पॉलिटिकल पार्टी और डेमोक्रेसी, ध्यान रखना। उसको तुम्हारा वाई इज द इंडिया अडॉप्ट मल्टी पार्टी सिस्टम, एक्सप्लेन सुटेबल आर्गुमेंट्स। अब मल्टी पार्टी 2 तरीके होते हैं, एक तुम्हारा होता है कि सिंगल पार्टी या बाय पार्टी, 2 पार्टी जिसमें होते हैं, एक बाय पार्टी होता है, बाय पार्टी होता है, ठीक है। बाय पार्टी जैसे तुम्हारा अमेरिका, उसमें से 2 ही पार्टी हैं, एक तुम्हारे यहाँ एक यूनाइटेड किंगडम यूके और अमेरिका, ऐसे 2 कंट्री है AMERIC अमेरिका, जिससे तुम्हारे 2 पार्टी है, वहां 2 ही पार्टी लड़ेंगे। इंडिया में क्या, इंडिया में 50 पार्टी आ जाते हैं, यहाँ बीजेपी आ गई, कांग्रेस आ गई, हर पार्टी आ गई तुम्हारी, समझ रहे बात को, तो उसको हम लोग मल्टी पार्टी बोलते हैं। मल्टी पार्टी में होता क्या है कि हम लोग के पास बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं वोट देने के लिए, समझ रहे बात को, तो ये तुम्हारा कुछ फायदा है, ठीक है। एक्सप्लेन प्रोविजन, ये भी क्वेश्चन आता है मल्टी पार्टी, मैं क्लियर बता रहा हूँ, ठीक है। और एक बाय पार्टी, एक मल्टी पार्टी, एक तुम्हारा डिक्टेटरशिप ही हो जाता है, ये तुम्हारा कोई पार्टी नहीं, वहां पर तुम्हारा राज चलेगा, ठीक है। जैसे चाइना हो गया तुम्हारा, चाइना में नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, जैसे मैं तुम्हें बताया। फिर एक्सप्लेन 2 प्रोविजन मेक इंडिया एक सेक्युलर कंट्री, फिर मैंने वही वाला क्वेश्चन से मैं तुम खरीदोगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे तुम्हारा क्या कि वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, क्यों इंपॉर्टेंट है पावर शेयरिंग, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आता है पेपर में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब तुम्हारा क्या हम लोग आखिरी में आ गए इकोनॉमिक्स में, अगर तुम्हारे 60 मार्क्स कंफर्म हो गए, बोलते हुए बहुत खुशी हो रही है, लास्ट में हम लोग MCQ करेंगे। ग्लोबलाइजेशन क्वेश्चन, भाई साहब छप गया ये भाई, इसमें कुछ नहीं है चैप्टर में, ग्लोबलाइजेशन पे 5 पॉइंट याद कर लो, कंफर्म है, एकदम पेपर में आएगा, एकदम आएगा पेपर में, गारंटी मैं बोल रहा हूँ। ग्लोबलाइजेशन देख लो भाई, अच्छे से देख लो, एकदम तुम्हारे बोर्ड एग्जाम के SST के बोर्ड के पेपर में एक क्वेश्चन आने वाला है 5 नंबर का, गारंटी मैं अभी दे रहा हूँ, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन इंटरकनेक्शन ऑफ बिटवीन कंट्रीज, स्टेटमेंट को अब तुम्हें बताना। अब ग्लोबलाइजेशन होता क्या, सिंपल समझ लो, सुन के अजीब लगता होगा। ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में सामान जाना, मतलब कि मान लो कि चाइना से मैंने कोई सामान मंगा लिया, पेन ही चाइना से मंगा लिया, तो इंडिया से चाइना में कोई सामान आया, उसको ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं। तो ट्रेड बिटवीन 2 कंट्रीज नोन एज ग्लोबलाइजेशन, सिंपल डेफिनेशन, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, ग्लोबलाइजेशन से क्या होता है, इनकरेज फॉरेन ट्रेड, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, क्या कुछ पॉइंट तुम्हें याद रखना है। ये MNC का मतलब यहाँ मल्टीनेशनल कंपनी है, मल्टीनेशनल कोई बड़ी कंपनी को मल्टीनेशनल बोलते हैं। मान लो इंडिया में ही कोई कंपनी आई, अब इंडिया में ये कोई पेन बनाने वाली कंपनी है, तो इसको मल्टीनेशनल कंपनी इंडिया में क्या होगा, ये अपना पेन लेके आएगी इंडिया में, तो इसको MNC बोल रहे हैं। अब ग्लोबलाइजेशन क्या करता है, इनकरेज फॉरेन इन्वेस्टमेंट को इनकरेज करता है। मल्टीनेशनल कंपनी क्या करती है, प्रोडक्शन यूनिट इंडिया में सेट करती है, बहुत सारी चीजें करती है उसको, तो MNC विच चूज कंट्रीज। अब वहां पर क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन से क्या होता है, इंडिया के लेबर को भी यूज करते हैं, तो यहाँ पर क्या जॉब एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है, तो बहुत सारी चीजें होती है, एकदम याद रखना भाई। ग्लोबलाइजेशन के बारे में 5 पॉइंट, 5 फायदे ग्लोबलाइजेशन के एकदम याद रखना। अब इससे एकदम क्वेश्चन आएंगे, जैसे हमारे डेमोक्रेसी से आ रहे थे, इससे ग्लोबलाइजेशन क्वेश्चन आएंगे। अब देखो ध्यान से देखना, हाउ डिड द प्रोसेस ऑफ लिबरलाइजेशन। अब लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है, लिबरलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन कभी कभी क्या होता है, गवर्नमेंट ट्रेड बैरियर लगा रहती है। तुमने अभी सुना होगा कि अमेरिका ने ट्रेड बैरियर लगाया इंडिया पे, कि इतना नंबर का ट्रेड बैरियर, कभी कभी क्या होता है पूरा ही ट्रेड बैरियर लगा देते हो। तो लिबरलाइजेशन का मतलब क्या है, ट्रेड बैरियर को हटाना, ट्रेड को फ्री करना। तो लिबरलाइजेशन का डेफिनेशन तुम याद करो, लिख लो, मैं बता रहा हूँ। द रिमूवल ऑफ ट्रेड बैरियर, लिबरलाइजेशन क्या होता है, द रिमूवल ऑफ ट्रेड बैरियर सेट अप बाय द गवर्नमेंट एंड मेक ए एनवायरमेंट ऑफ फ्री ट्रेड फॉर ऑल इज नोन एज लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का मतलब क्या है, ट्रेड बैरियर को हटाना, ट्रेड बैरियर को हटाना। ट्रेड बैरियर का मतलब ट्रेड बैरियर एक होता है, गवर्नमेंट सेट कर देती है ट्रेड बैरियर। अब कभी कभी क्वेश्चन आता है कि ट्रेड बैरियर BARRIER, अब ट्रेड बैरियर क्यों लगाती है गवर्नमेंट, कई बार क्वेश्चन आता है। तो क्या करता है, जो लोकल, जो तुम्हारा क्या बोलते हैं, लोकल जो बिजनेसमैन है, जो इंडिया के जो लोकल सामान बेचने वाले, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। जैसे कि मान लो विदेश से पेन, तो मैंने बोला भाई मेटल की पेन इंडिया में तो कोई नहीं बनाता, मैं इसी को खरीदूंगा। मान लो इंडिया में तो लकड़ी की पेन चलती है, या इंडिया में प्लास्टिक की पेन चलती है, तो हो सकता है इंडिया वाली पेन मैं ना खरीदूं, ये वाला खरीदूं। तो इंडिया वाले पेन को सेल करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए वो लोग ट्रेड बैरियर लगाते हैं। तो रिमूवल ऑफ ट्रेड बैरियर को लिबरलाइजेशन हम लोग बोलते हैं। तो इससे क्या होता है, प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ बैरियर्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन, ठीक है, सेटअप बाय द गवर्नमेंट। अब तुम्हारा गवर्नमेंट डिसाइड, अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दे रहता है कि इनिशिएटेड इन 1919, ये सब दे रहता है, तो तुम्हें उतना दिमाग नहीं लगना, तुम्हें देखना है लिबरलाइजेशन क्या होता है, ठीक है। अब तुम्हारा फैसिलिटी, MNC को फैसिलिटेट करता है इंडिया में आने के लिए, तो बंद हो जाता है ना ट्रेड। तो अगर लिबरलाइजेशन कर देंगे तो क्या MNC हमारे इंडिया में आएगी ट्रेड करने के लिए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। अब उसका तुम्हारा क्या, इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी स्टिमुलेटेड द ग्लोबलाइजेशन। अब किस तरीके से ग्लोबलाइजेशन को बढ़ाता है टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट में, तो वही तुम्हारा क्वेश्चन, तो आराम से लिख दोगे तुम कि टेक्नोलॉजी बढ़ेगी तो तुम्हारा क्या होगा, कि ट्रांसपोर्ट अच्छा होगा, तो सामान आना जाना
आराम से हो पाएगा। टेक्नोलॉजी बढ़ेगी तो क्या होगा, ये इंडिया की टेक्नोलॉजी वहां जाएगी और वहां की टेक्नोलॉजी यहाँ आएगी। तो ये कुछ पॉइंट्स तुम आराम से लिख देना, ग्लोबलाइजेशन क्वेश्चन एकदम आएगा ये। एनालाइज इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया, फिर वही वाले पॉइंट जो तुमने याद किया, एमएनसी आएगी, सारी चीजें होगी, तो वही तुम्हारे पॉइंट से तुम्हें याद करो। एकदम ऐसे ही क्वेश्चन एकदम बनते हैं भाई। उसको तुम्हारा क्या, एनालाइज द वेज टू मेक ग्लोबलाइजेशन फेयर, किस तरीके से फेयर कर सकते हैं ग्लोबलाइजेशन को। तो फेयर इस तरीके से कर सकते हैं, ये ट्रेड बैरियर वगैरह ना लगाएंगे तो ग्लोबलाइजेशन फेयर हो जाएगा, ठीक है। अपॉर्चुनिटीज मिलेगी अगले को भी। अब अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल टू इंश्योर दैट द बेनिफिट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन शेयर बेटर। अब सारी कंट्रीज को अपॉर्चुनिटी मिलती है अपना प्रोडक्ट दिखाने की अगले कंट्री में। जैसे तुम देखोगे इंडिया में जनरली सारी चीजें तुम्हें अगले कंट्री की मिलेगी, बहुत सारी इंडियन की भी मिलती है, ऐसा नहीं, लेकिन हमारे पास ऑप्शंस बढ़ जाते हैं। ये चाइनीज प्रोडक्ट भी है, इंडियन प्रोडक्ट भी है, सारे प्रोडक्ट, समझ रहे बात को। तो ये तुम्हारी कुछ चीजें होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे तुम्हारा क्या, या हाउ डू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी प्रमोट द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। फिर वही वाला क्वेश्चन, फिर वही क्वेश्चन, बार बार वो क्वेश्चन आ रहा है। किस तरीके से टेक्नोलॉजी प्रमोट करता है ग्लोबलाइजेशन को, ठीक है, मैंने अभी बताया था। अब तुम्हारा क्या, ये जितने बार आ रहे हैं उतने बार ये बोर्ड में आ चुके हैं भाई, 10 साल में 10 बार आ चुके हैं, तो इस बार क्यों नहीं आएंगे तुम बताओ, सारे सेट में आएंगे। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। भाई साहब छप गया डायरेक्ट, ये क्वेश्चन भी सबसे इंपॉर्टेंट है। पब्लिक सेक्टर का मतलब क्या होता है, ऑर्गेनाइज। पब्लिक कभी भी बोलेगा तो उसको समझना ऑर्गेनाइज भी बोल सकता है, ORGANIZED, ऑर्गेनाइज, ठीक है, ऑर्गेनाइज। और इसका मतलब प्राइवेट का मतलब होता है, इसको अनऑर्गेनाइज बोलते हैं, अनऑर्गेनाइज्ड, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, मेरी बात को सुन लो। अनऑर्गेनाइज्ड का मतलब क्या होता है, जो तुम्हारा प्राइवेट रहता है। प्राइवेट मतलब किसी इंडिविजुअल ओन करता है, मतलब कि कोई प्राइवेट। और तुमने बोलते हैं घर वाले तुम्हें बोलते हैं ना सरकारी नौकरी कर लो। सरकारी नौकरी का मतलब क्या होता है, पब्लिक, इसको बोलता है सरकारी, इसको पब्लिक को गवर्नमेंट सेक्टर भी बोलते हैं, ठीक है। तो पब्लिक सेक्टर मतलब गवर्नमेंट सेक्टर सरकारी हो गया। अब सरकारी को हम लोग ऑर्गेनाइज भी बोल रहे हैं, और जो सरकारी नहीं है, जो प्राइवेट काम है, जैसे तुम्हारा स्कूल वगैरह प्राइवेट है, तो प्राइवेट काम को हम लोग अनऑर्गेनाइज बोल रहे हैं। जो तुम्हारा सरकारी नहीं है, नॉन सरकारी हो गया, ठीक है, तो नॉन गवर्नमेंट वाला सेक्टर हो गया। अब इसमें बोलता है कि डिफरेंस क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है। गवर्नमेंट, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर इन इंडियन इकोनॉमी। क्या क्या होता है, पब्लिक सेक्टर में क्या होता है, गवर्नमेंट सेक्टर होता है, मोस्ट ऑफ द एसेट्स प्रोवाइड ऑल सर्विसेज। अब यहां पर क्या होता है, इसमें तुम्हें छुट्टी अच्छी मिलती है, सैलरी अच्छी मिलती है, सारी चीजें अच्छी मिलती है, प्रॉपर कम वर्किंग आवर्स रहते हैं, तो बहुत सारा उसका तुम्हारा मेडिकल का हेल्प तुम्हें मिलता है, सारी चीजें मिलती है। यहाँ पर कुछ भी नहीं देता, काम ज्यादा लिया जाता है, सैलरी कम मिलती है, छुट्टी नहीं देते, और यही तुम्हें डिफरेंस होता है, ठीक है। तो ये तुम डिफरेंस आराम से यहाँ पर लिख सकते हो। एग्जांपल के साथ पूछा है इसलिए आंसर अलग है, मैं तुम्हें आगे डिफरेंस बता दूंगा। तो ये एग्जांपल के साथ पूछा है, समझ रहे बात को, इसलिए आंसर अलग है। थोड़ा सा देख लेना, कोई दिक्कत नहीं, तुम्हें समझ में आ गया होगा क्या क्या पॉइंट है। तो कुछ दिमाग में रखना कि पहला ये एक पहला पॉइंट क्या है कि वो गवर्नमेंट ओन करती है। पहला पॉइंट ये है, तुम याद रख लेना, उसको गवर्नमेंट करती है, उसको प्राइवेट करती है। ये सिर्फ प्रॉफिट के लिए होता है, ये वाला काम, ये वाला जो सेक्टर होता है सिर्फ प्रॉफिट बनाने के लिए होता है, ये वाला प्रॉफिट बनाने के लिए नहीं होता, पब्लिक वेलफेयर के लिए होता है। उसका तुम्हारा क्या, यहां पर सैलरी ज्यादा, यहां पर सैलरी कम, ठीक है। तो मैं आगे बता दूं, कोई दिक्कत नहीं। डिस्क्राइब द रोल ऑफ प्राइमरी सेक्टर इन प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट। अब सेक्टर 3 तरीके के होता है, सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। पहला तुम्हारा क्या होता है, प्राइमरी सेक्टर, प्राइमरी होता है। दूसरा तुम्हारा सेकेंडरी होता है, सेकेंडरी सेक्टर। तीसरा टार्शियल सेक्टर होता है, टार्शियल सेक्टर होता है, ठीक है। अब 3 प्राइमरी सेक्टर कभी भी बात आएगी तो वो तो हमेशा फिशिंग, फार्मिंग। प्राइमरी सेक्टर का मतलब होता है फार्मिंग, फिशिंग, कभी भी खेती बाड़ी से रिलेटेड कोई भी काम होगा वो तुम्हारा प्राइमरी में। प्राइमरी का मतलब ही होता है तुम्हारा फार्मिंग। अब तुम्हारा फार्मिंग या खेत में कर रहे हो या फिशिंग कर रहे हो, कोई भी फिशिंग, फार्मिंग, कोई भी चीज ऐसी करे, कोई उगजाने वाला सामान, फिशिंग हो गया, फार्मिंग हो गया, तुम्हारा प्राइमरी में आता है। सेकेंडरी सेक्टर इकोनॉमिक, सेकेंडरी क्या बोलते हैं, सेकेंडरी सेक्टर का मतलब क्या हो गया, सेकेंडरी सेक्टर का मतलब इसको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी बोलते हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी बोलते हैं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का मतलब क्या है कि जो फैक्ट्री में काम हो रहा है, जितने फैक्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग वाला काम हो रहा है वो सेकेंडरी के अंदर आता है भाई, समझ रहे हो बात को, जितना भी तुम्हारा मैन्युफैक्चरिंग वाला काम हो रहा है। और तीसरा टार्शियल सेक्टर होता है, टार्शियल टेरिशरी सेक्टर इसको बोलते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर है। जितना ट्रांसपोर्ट वाला काम है, ट्रांसपोर्ट वाला जितना काम है वो तुम्हारा इसके अंदर आता है, हॉस्पिटल इसके अंदर आता है, स्कूल जहां तुम पढ़ रहे हो वो भी इसी के अंदर आ रहा है, बैंक इसी के अंदर आ रहा है, ठीक है। जितनी सारी चीजें, जितने सर्विस वाली चीजें, पब्लिक सर्विस वाली जितनी चीजें, सब इसके अंदर आता है। तुम्हारा क्या क्या होगा, पुलिस स्टेशन, ट्रांसपोर्ट, जो सबसे मेन तो ट्रांसपोर्ट, जितने तुम्हारा गाड़ी घोड़े चल रहे हैं, जितने ट्रांसपोर्टेशन सब ट्रांसपोर्ट के अंदर आ रहा है। पुलिस स्टेशन, हॉस्पिटल, स्कूल, बैंक, जितना भी तुम्हारा हो रहा है सब इसके अंदर आ रहा है, समझ रहे बात को। प्राइवेट जॉब, तुम्हारा सारी चीजें इसी के अंदर आ रहा है। सेकेंडरी सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग, प्राइमरी का मतलब फिशिंग वगैरह और वो हो गया। प्राइमरी का मतलब फिर मैंने तुम्हें बताऊं, फिशिंग हो गया, फार्मिंग हो गया। सेकेंडरी मतलब मैन्युफैक्चरिंग, कोई भी चीज मैन्युफैक्चर हो रही है किसी इंडस्ट्री में, कोई भी चीज बन रही है, पेन ही बन रही है, तो जब बन रही है किसी कंपनी में, कहीं बनाने का काम चल रहा है तो वो सेकेंडरी सेक्टर का काम है, ठीक है। और टर्शियल सेक्टर का मतलब क्या होता है, तुम्हारा जो तुम्हारा हॉस्पिटल हो गया, पुलिस स्टेशन हो गया, तुम्हारा ट्रांसपोर्टेशन हो गया, मेन ट्रांसपोर्टेशन इसको बोलते हैं, ठीक है। तो रोल प्राइमरी सेक्टर क्या, एम्प्लॉयमेंट में कैसे हो सकता है। अब बोल रहा है एक्टिविटीज अंडरटेकन डायरेक्टली नेचुरल रिसोर्स, जैसे मैं तुम्हें बोला था फार्मिंग वगैरह, इज कॉमनली नोन एज प्राइमरी सेक्टर, ठीक है।
उसका तुम्हारा एग्जांपल तुम्हारा क्या, कल्टीवेशन ऑफ कॉटन वगैरह कल्टीवेट कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो अब इस तरीके से उसमें जॉब कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो मान के चलो मैंने लैंड लिया और 4 फार्मर रख दिए, अब वो कल्टीवेशन करे तो उससे जॉब क्रिएट हो गया। तो इस तरीके से तुम लिख सकते हो आंसर, ठीक है। अब मेरी बात को समझो, एग्जामिन द इंपॉर्टेंस ऑफ पब्लिक फैसिलिटीज फॉर डेवलपमेंट। ये भी क्वेश्चन आता है, पब्लिक फैसिलिटीज क्या होती है। पब्लिक फैसिलिटीज का मतलब तुम कहीं जाते हो, स्टेशन में जाते हो, पानी पीने के लिए फ्री पानी रहता है ना पीने के लिए, बैठने के लिए कुर्सी रहता है ना, उसको पब्लिक फैसिलिटी बोलते हैं। अब पब्लिक फैसिलिटी डेवलपमेंट के लिए क्यों जरूरी होता है बता रहता है, बता दो। अब सरकारी हॉस्पिटल रहता है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल जहाँ फ्री में डॉक्टर देखता है, वही पब्लिक फैसिलिटी के बारे में पूछ रहा है, तो वो तुम लिख दोगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन आता है, बार बार ये आता है, ठीक है। उसका ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, उसका तुम्हारा क्या क्राइटेरिया यूज बाय क्राइटेरिया कंपेयर द कंट्रीज। अब एक तुम्हारा देखो, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश बाय यूनाइटेड नेशन ऑफ डेवलपमेंट, यूएनडीपी क्या होता है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट बनाता है, ठीक है। अब यूएनडीपी कंट्रीज को नापता है, किसी भी कंट्री को नापता है, किस बेसिस पे नापता है, क्राइटेरिया क्या होता है, एजुकेशन लेवल ऑफ पीपल, हेल्थ स्टेशन और पर कैपिटा इनकम, ठीक है। इस तरीके से नापता है यूएनडीपी। और एक होता है वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड बैंक को मतलब नहीं है, वर्ल्ड बैंक को किसी चीज से मतलब नहीं है, वर्ल्ड बैंक को सिर्फ मतलब है पर कैपिटा इनकम से, समझ रहे बात को। एक कभी कोई पूछता है वर्ल्ड बैंक किससे नापता है, वर्ल्ड बैंक किससे नापता है, तो वर्ल्ड बैंक जब नापता है भाई, तो वर्ल्ड बैंक तो नापेगा, तो सुनिए क्या लग रहा है, बैंक है तो भाई ये पर कैपिटा इनकम से ही नापेगा, इसको हेल्थ से मतलब नहीं, एजुकेशन से मतलब। लेकिन जब यूएनडीपी नापता है, यूएनडीपी जब भी नापेगा, उसको एजुकेशन भी चाहिए, हेल्थ भी चाहिए, और उसके बाद ये मनी दिखता है, समझ रहे बात को। तो ये 3 क्राइटेरिया से नापता है, लेकिन वर्ल्ड बैंक जब देखता है पर कैपिटा इनकम से दिखता है, ठीक है। तो ये तुम्हें पता होना चाहिए, और ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट भी यही निकालता है, समझ रहे बात को, तो ये तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक और कभी कभी आता है कि HDI आता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसका फुल फॉर्म बता रहा हूं, तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को बोलता है। IMR का फुल फॉर्म आया था, इन्फांट मोर्टेलिटी रेट, IMR हो जाता है, ठीक है। IMR का मतलब इन्फांट मोर्टेलिटी रेट, ठीक है। तो वो तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक्सपेंडिंग द लोन्स ऑफ फॉर्मल सेक्टर ऑफ लोन्स। अब इंपॉर्टेंट फॉर, अब फॉर्मल सेक्टर दो तरीके के लोन होते हैं, एक तुम्हारा होता है फॉर्मल सेक्टर, फॉर्मल होता है एक, फॉर्मल सुन के क्या लग रहा है, जैसे वहां पर ऑर्गेनाइज था, इसी तरीके से फॉर्मल इनफॉर्मल होता है। फॉर्मल सेक्टर का मतलब होता है गवर्नमेंट वाला सेक्टर। तो गवर्नमेंट वाला सेक्टर क्या होता है, इंटरेस्ट कम लेता है। ये सरकारी सेक्टर होता है, जैसे तुम्हारा बैंक वगैरह हो गया, तो ये क्या होता है, इंटरेस्ट कम लेता है। मैंने मान लो चलो मैंने लोन लिया, तो अब सब लोन में इंटरेस्ट लगता है कि भाई आपने इतना लिया तो इसका इतना % इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा, इसमें इंटरेस्ट कम रहता है। वहां पर मान लो 15% रहता है, इसमें 2% या 3% में ही काम हो जाता है, तो इसमें इंटरेस्ट कम रहता है और हमें कम पैसा पे करना पड़ता है। और एक होता है तुम्हारा इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ लोन, इनफॉर्मल होता है। इनफॉर्मल में क्या होता है, वो तुम्हारा क्या होता है, लैंडलॉर्ड से लिया रहता है। वो बोलता है मैं ज्यादा इंटरेस्ट लूंगा, उसमें सिक्योरिटी कम रहती है, तो वो क्या होता है, इसमें इंटरेस्ट रेट हाई रहता है, और लोग उसमें डेब्ट ट्रैप में फंस जाते हैं। डेब्ट ट्रैप क्या होता है कि जब लोन लेके पैसा ना चुका पाए तो उसको डेब्ट ट्रैप बोलते हैं, ठीक है। तो अभी तुम्हें बोल रहा है कि एक्सपेंडिंग द एक्सेस ऑफ लोन्स टू फॉर्मल सेक्टर इंपॉर्टेंट, ये स्पेशली द क्राइटेरिया ऑफ लोन एक्सेसिबल। अब तुम्हें बोल रहा है हायर कॉस्ट ऑफ बोरिंग, अब वही वाली चीजें जो मैंने तुम्हें बताया। उसके बाद सर्टेन केसेस में क्या होता है, हाई इंटरेस्ट रेट, बोरिंग, डेब्ट ट्रैप में फंसा रहता है, जैसे मैं तुम्हें बोला, ठीक है। उसका तुम्हारा क्या, पीपल माइट विश टू स्टार्ट एन एंटरप्राइज, बोरिंग सो नॉट, एंड बिकॉज हाई कॉस्ट ऑफ, अब बहुत लोग ले नहीं पाते हैं इनफॉर्मल सेक्टर से, क्योंकि बहुत हाई कॉस्ट रहती है, तो इसलिए हमें फॉर्मल सेक्टर से लेना चाहिए। कभी डिफरेंस भी आ जाता है, तुम वही बता दोगे। ये क्या है, गवर्नमेंट फॉर्मल को क्या करता है, गवर्नमेंट ओन करती है, इसको क्या करता है, प्राइवेट लैंडलॉर्ड ओन करता है। उसके बाद क्या है कि इसमें इंटरेस्ट रेट कम रहता है, इसमें ज्यादा रहता है। ये वाले में पब्लिक वेलफेयर होता है, पब्लिक की मर्ज होती है, उसमें क्या होता है, पब्लिक का हार्म होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे तुम्हारा डिफरेंस बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, फिर वही वाला पब्लिक प्राइवेट, इसको ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज, ठीक है। ऑर्गेनाइज पब्लिक वाला ऑर्गेनाइज होता है, या अनऑर्गेनाइज होता है, इससे पूछ लेगा, एक ही चीज होती है। अब तुम्हारा क्या है, ये गवर्नमेंट ओन करता है, इस तरीके डिफरेंस करा, मैं फिर बता रहा हूँ इसी तरह टेबुलर फॉर्म में। ये गवर्नमेंट ओन करता है मोस्ट ऑफ द एसेट, इसको क्या करता है, ओनरशिप बाय क्या, एसेट बाय द प्राइवेट इंडिविजुअल ओन करता है, और कोई कंपनी ओन करती है, ठीक है। ये पहला डिफरेंस हो गया पहला में। दूसरा डिफरेंस, एक्टिविटीज इन पब्लिक सेक्टर गाइडेड बाय द मोटिव टू टुवर्ड द वेलफेयर, पब्लिक वेलफेयर करता है, पब्लिक का मदद करता है पब्लिक। यहां पर क्या हो रहा है, एक्टिविटीज प्राइवेट गाइडेड बाय द मोटिव टू अर्न प्रॉफिट, ये अर्न प्रॉफिट करने के लिए होता है, इसलिए पब्लिक को ज्यादा मेहनत कराता है, खड़ा है। उसका तुम्हारा क्या, रेलवे वगैरह, पोस्ट ऑफिस वगैरह। ये तुम्हारा क्या, प्राइवेट क्या, टाटा स्टील, तुम्हारा स्कूल, रिलायंस, ये तुम्हारा। और कुछ क्या है, यहां पर लो आवर्स ऑफ वर्क रहते हैं। एक पॉइंट में और बता दूं, अगर 5 पॉइंट का तुम्हारा रहेगा तुम लिख दोगे। यहां पर क्या आता है, लो आवर ऑफ वर्क रहता है, लेस वर्क तुम लिख दो, यहां पर लेस वर्क लिख दो। यहां तुम बस इतना ही लिख दो, इतना कितना इजी पॉइंट में तुम्हें बता रहा हूं। यहां लिख दो लेस वर्क, ठीक है। लेस वर्क यहां रहता है, यहां क्या है, बस यहां पर 4th पॉइंट क्या हो, यहां मोर वर्क रहता है, ठीक है, मोर वर्क रहता है, ठीक है। यहां पर क्या है, फिर तुम 5th पॉइंट यहां लिखोगे मोर हॉलीडे, ठीक है, हॉलीडे लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं, एकदम सही हो, टीचर खुश हो जाएगा। यहां क्या है, लेस हॉलीडे हो गया तुम्हारा 2 पॉइंट, और कितना इजी पॉइंट बता दिया, तो हो गया तुम्हारा। इसी तरीके से तुम्हें लिखना है सर, मैंने खुद 93 आउट ऑफ 100 फोड़ रखा है, और इसी तरीके से लिखा है। सीधा टीचर को भी समझ आएगा कि यहाँ कम हॉलीडे मिलती है, इधर हॉलीडे मिल रहा है, उसका तुम्हारा यहाँ वर्क कम रहता है, ज्यादा वर्क रहता है, और भी चीज़ लिख, यहाँ पर ज्यादा सिक्योरिटी रहती है, यहाँ कम सिक्योरिटी रहती है, ठीक है। तो वो सारी चीजें आती है, यहाँ मोर सैलरी रहता है, यहाँ लेस सैलरी रहता है। समझ रहे बात को, तो तुम्हें समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाउ क्रेडिट, अब क्रेडिट का मतलब क्या होता है, लोन लेना।
इज एसेंशियल फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। क्यों होता है कि क्रेडिट क्या होता है, मान लो मेरे को दुकान खोलनी, तो मैं क्या करूँगा, सोचूंगा लोन ले लूँ, दुकान खोल लूँ, उससे जो प्रॉफिट आएगा मैं भर दूंगा। तो उसी तरीके क्रेडिट हेल्प टू सेटअप इंडस्ट्री को सेट करने में, हेल्प टू स्टार्ट बिजनेस को स्टार्ट करने में मदद करता है। तुम्हें पॉइंट लिखने आता है, क्रेडिट से क्वेश्चन आता है, मैं फिर बता रहा हूँ। इमेजिन यू आर द विलेज हेड, ठीक है, ये भी क्वेश्चन आता है, मैं विलेज का हेड हूं, मैंने मान लिया, ठीक है। सजेस्ट सम 2 एक्टिविटीज डू यू थिंक दैट शुड बी टेकन टू इंक्रीज इनकम ऑफ विलेज। अब मैं विलेज हेड हूं, अब मेरे को 2 एक्टिविटी बताना है जिससे विलेज का इनकम बढ़ जाए। तो मैं क्या करूँगा, मैं बोलूंगा ना यार कि मैं एक स्कूल खोल देता हूँ। स्कूल खोलूंगा तो क्या होगा, उसमें मेरे को टीचर रखने पड़ेंगे, टीचर रखने पड़ेंगे तो मैं टीचर भी, बच्चे भी पढ़ लेंगे, और उससे क्या होगा, विलेज को मेरे को जॉब भी क्रिएट हो जाएगी, तो इनकम बढ़ जाएगा विलेजर का। उसके अलावा मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर दिया होगा डेवलपमेंट एनिमल हस्बेंड्री। मैं क्या करूँगा, एक एनिमल, मैं मुर्गी पालना शुरू कर दूंगा कि उसके लिए मेरे को लोग चाहिए होंगे, तो मैं मुर्गी पाल लूंगा या भेड़ पाल लूंगा, ठीक है, उसको ऊन रखने के लिए, ऊन निकालने के लिए, तो उसके लिए मेरे को लोग चाहिए होंगे। उसका तुम्हारा क्या है, डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज फैसिलिटी, उसका कॉटन इंडस्ट्री मैं खोल लूंगा, कुछ भी कर सकता हूँ मैं, ठीक है, तो वो तुम लिख सकते हो, ठीक है। उसका तो एक्सप्लेन फंक्शन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करता है, ये आरबीआई इसको बोलते हैं, आरबीआई इसको करेंसी, अब करेंसी नोट जो होता है ना, जो तुम्हारा वो आरबीआई बनाता है। उसका सप्रेसिव फंक्शनिंग ऑफ फॉर्मल सोर्सेज ऑफ लोन, फॉर्मल सोर्सेज ऑफ लोन जो रहता है वो आरबीआई का ही रहता है, ये आरबीआई फॉर्मल वाला जो गवर्नमेंट वाला है, ठीक है। आरबीआई मॉनिटर्स बैंक मेंशन द कैश बैलेंस। अब ये कैश बैलेंस आपने जो पैसे जमा कर रखा वो रखता है कि नहीं रखता बैंक, वही आरबीआई बता दो, कुछ चीजें हैं सारे याद कर लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे तुम्हारा क्या, एक्सप्लेन द रोल ऑफ बैंक इन रिगार्डेड द मनी एंड दे आर एक्सेप्ट फ्रॉम पब्लिक, ठीक है। अब देखो, एक्सप्लेन द रोल ऑफ बैंक रिगार्डेड विथ मनी दे आर। अब बैंक क्या करता है, मेरी बात को समझो, जब तुम किसी को डिपॉजिट करते हो, अब तुम मैं मान के चलो तुम और ये तुम्हारा बैंक है, ठीक है, ये बैंक है। अब तुमने क्या किया, जो पैसा यहाँ पर डाला, अब तुमने यहाँ 10 रुपए डाला, तो बैंक तुम्हें क्या बोलता है कि हम 1% इंटरेस्ट देंगे इसमें, ठीक है। लेकिन अगर किसी ने बैंक से, अब एक दूसरा इंसान है जिसने बैंक से 10 रुपए लिए, ठीक है, अब ये बोलता है कि हम आपसे 7% इंटरेस्ट लेंगे, 7%, मतलब 10 रुपए के बदले आपको 17 लौटाना पड़ेगा। और ये आपसे 10 रुपए जब लेता है तो ये आपको 11 ही लौटाता है। तो इसको तो 10 रुपए इसने लिए, ये आपको 11 ही लौटाया इसने, ठीक है। लेकिन इसने जब 10 लोन दिया तो इसने क्या किया, 17 इसको मिले, तो इसको मिले 17, तो इसके बीच में कितना का डिफरेंस हो, 6 रुपए का डिफरेंस हो, ये बैंक का प्रॉफिट हो गया। मेरी बात को समझ रहे हो, ये जब कोई इसमें जमा करता है उसको 1% ये देता है, लेकिन जब कोई इससे लेता है उसको तो हम नोच लेता है, वो बोलता है भाई मैं 7% लूंगा तब पैसा दूंगा, ठीक है। तो इसके बीच का जो डिफरेंस रहता है वो इसका बैंक का प्रॉफिट हो जाता है। समझ बात को, यही चीज यहाँ पे एक्सप्लेन की कि बैंक प्रॉफिट कैसे बनाता है, तो जो परसेंटेज का डिफरेंस होता है वही वाली चीज एक्सप्लेन की हुई, ठीक है। आगे आते हैं, अब हम लोग आते हैं एमसीक्यूज पे। वो वाली चीज तुम्हारी खत्म हो गई भाई, 80 आउट ऑफ 80 कंफर्म हो गए भाई, एकदम इसी से क्वेश्चन आएंगे, नहीं तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, टेंशन नहीं ली। अब हम लोग आते हैं एमसीक्यू पे। एमसीक्यू तुम्हारा क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग बिकम द यूनिफाइड इटली इन 1886, पार्ट ऑफ यूनिफाइड इटली को तुम्हारा क्या, विनिटिया है, ठीक है, विनिटिया याद रखना। उसका तुम्हारा क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स माइग्रेशन ऑफ पीपल इन अमेरिका इन 19th सेंचुरी, कौन कौन से रीजन थे, तो जो रीजन थे तुम देख लो, पॉवर्टी हंगर वगैरह था, तो तुम पॉइंट मार के लिख दोगे। देखो 3 पॉइंट इसमें सही है, तो तुम लिखोगे हो जाएगा। ऑथर ऑफ बुक मार्वल्स, ठीक है, मार्को पोलो थे, ठीक है। उसके बाद एज्यूम द डूइंग रिसर्च ऑफ 15th सेंचुरी प्रिंट कल्चर, विच ऑफ द फॉलोइंग बी द सिग्निफिकेंट एडवांटेज ऑफ द रिसर्च, तो इंक्रीज इन द स्पीड ऑफ एक्यूरेसी ऑफ प्रिंट। 15th सेंचुरी में क्या होता है, स्पीड हुआ था, एक्यूरेसी ऑफ प्रिंट को स्पीड कर दिया गया, ठीक है, मशीन के थ्रू, ठीक है। अब हम लोग आते हैं, अब अरेंज द, फिर अरेंज करने वाला क्वेश्चन इसमें बहुत ज्यादा आएंगे, मैं क्लियर बता रहा हूँ। तो अरेंज करना पड़ेगा, कौन कौन सी कैटेगरी रहती है, तो कैटेगरी इंडियन, लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट एरिया चूज, पहला रिजर्व, प्रोटेक्टेड, अनप्रोटेक्टेड। तो तुम्हारा क्या, किस तरीके से, सबसे पहले तुम्हारा क्या 1 2 3, तो पहला रिजर्व है, फिर प्रोटेक्टेड है, फिर अनप्रोटेक्टेड, ठीक है, जो एरिया है लैंड का, ठीक है। उसका शिक्षा टाइगर रिजर्व लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, कहाँ राजस्थान में है, ठीक है। मैच द फॉलोइंग कॉलम, इस टाइप के क्वेश्चन फिर आएंगे तुम्हारे। अब तुम्हें मैच करने बोल रहा है, तो तुम्हारा क्या है, कौन सा हीराकुद डैम कहाँ पर है, कुछ चीजें कहाँ पर, कौन सा महानदी के साइड है, तो ये तुम्हें मैच करना है, ठीक है। 1 2 भी मैच कर लोगे हो जाएगा तुम्हारा काम, ठीक है। तो ये तुम्हारा मैच कर लो सारा, ठीक है। उसका तुम्हारा क्या, अब तुम्हारा चूज द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग द स्टेट इन्वॉल्व इन कृष्णा गोदावरी तुम्हारा इशू, ठीक है। तो कौन कौन सा तुम्हारा कृष्णा गोदावरी से रिलेटेड, महाराष्ट्र है, कर्नाटका है, आंध्र प्रदेश से रिलेटेड वो नदी जा रही है, ठीक है। इमेजिन यू आर ट्रेवलिंग ऑन दिल्ली चंडीगढ़, अटेंड द वेडिंग बाय रोड इन जनवरी, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स विल यू नोटिस प्रोमिनेंटली। अब तुम्हारा देखो, अब दिल्ली से चंडीगढ़ जा रहा है, तो उधर साइड कौन से क्रॉप जा रहा है, मेज तो नहीं, पेड़ी तो नहीं, ज्वार तो नहीं, व्हीट वगैरह जा रहा उगाए जाते हैं वहां पर, ठीक है, दिल्ली साइड। आगे बढ़ते हैं, आगे तुम्हारा क्या है, 2 स्टेट्स आर गिवन बिलो, ए एंड आर, असर्शन रीजन तुम्हें पूरा, मिनरल्स आर इन प्रिंसिपल पार्ट्स ऑफ आवर लाइफ, ठीक है, ऑल लिविंग
ऑल लिविंग नीड मिनरल्स। अब इनरिप्लेसेबल का मतलब क्या होता है तुम्हारा, जो कि तुम्हारा वो खत्म नहीं होता, वो नहीं मिलते आता है, ठीक है, वो बहुत सारा है कंट्री में, मतलब कि पूरा इंडिया में, तो वो तुम्हारा हो जाएगा वो। और उसके बाद तुम्हारा कि नेसेसरी पे, तो दोनों तुम्हारा सही है। उसका तुम्हारा क्या, फिर वही मैच करने वाला क्वेश्चन, या आयरन तुम्हारा क्या, तो वो कहाँ पर मिलेगा, तो ये मैच करने वाला क्वेश्चन है। उसके बाद बेल्जियम सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ मेजोरिटिज्म इन श्रीलंका, ठीक है। उसका तुम्हारा क्या, कौन सा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है। उसका तुम्हारा क्या, चूज द करेक्ट ऑप्शन तुम्हें बोल रहा है, ठीक है। अब तुम्हें फिर यहाँ पर पूछ रहा है कि स्पेन है, तो स्पेन फेडरल फॉर्म गवर्नमेंट है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेन कंपोनेंट्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, कौन कौन से हैं, तो तुम्हारे क्या सारे रहते हैं, लीडर्स रहते हैं, एक्टिव मेंबर्स रहते हैं, फॉलोवर्स रहते हैं, ठीक। एक्टिव मेंबर्स और फॉलोअर ये तीनों रहते हैं, तो तीन तुम 1 2 3 में मार दोगे, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे तुम्हारा क्या है, अब तुम्हें कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है कि स्टडी द टेबल रिलेटेड टू द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, आंसर द क्वेश्चन बिलो, ठीक है। अब बोरा कंट्री है और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स दिया हुआ है। अब बोरा विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, यहाँ टेबल दिया हुआ है, कंट्री हैज हाईएस्ट किसका है, तुम्हें दिख रहा है यहाँ पर हाईएस्ट किसका है, highest which of the among the country which of the following countries has highest rank in human development index। highest का मतलब क्या है, ये जो सबसे ऊपर है, highest उल्टा नहीं है, ये ज्यादा वाला बता देना, टॉप जो करता है उसको हाईएस्ट बोलते हैं भाई, जो फर्स्ट पे रहता है। हाईएस्ट तुम्हारा क्या है, इंडिया दिख रहा है, तो सबसे लोएस्ट तुम्हारा कौन है, इंडिया है तुम्हारा, तो इंडिया में तुम टिक लगा के आ जाओगे, ठीक है। फिर बोल रहा एक्स लिव्स इन अ टाउन, ही कल्टिवेट्स फ्लावर्स along with एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है। द वर्क एक्स पॉलिन, अब ये क्या कर रहा है, कल्टिवेशन कर रहा है। मैं तुम्हें बोला कौन से सेक्टर में आ रहा है, ये पूछ रहा है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब ये फ्लावर उगा रहा, सब कुछ करता, तो ये क्या कर रहा है, नेचर से रिलेटेड काम कर रहा, तो क्या प्राइमरी सेक्टर में ठीक हो जाएगा, ठीक है। अब लुक एट द पिक्चर, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब यहाँ पर एक पिक्चर तुम्हें दे दिया, अब बोलेगा कि ये कौन सा, द वर्क इज बीइंग पिक्चर फॉल्स अंडर द विच सेक्टर। अब ये पिक्चर में जो वर्क हो रहा है किस सेक्टर में आता है, दिख रहा है कि महिला कुछ मैन्युफैक्चर कर रही है, देख के नहीं लग रहा है कुछ मैन्युफैक्चर कर रही है, कुछ और कर रही है, देख के लग रहा है कुछ मैन्युफैक्चर कर, तो मैन्युफैक्चर क्या सेकेंडरी सेक्टर में आता है, तो सेकेंडरी वाले में तुम टिक मार दोगे, ठीक है। इसमें टार्शल भी कर सकते हो तुम, क्योंकि सही से नहीं दिख रहा है कि क्या हो रहा है, हो सकता है टार्शल कपड़ा प्रेस हो रहा हो सकता है, तो सेकेंडरी और टार्शल दोनों सही है इसमें, लेकिन प्राइमरी मत करना है इसमें, समझ बात को। उसका तुम्हारा क्या है, सीबीएसई ने जो आंसर दिया था उसमें तुम्हारा टार्शल दिया हुआ था, लेकिन इसमें सेकेंडरी हो जाएगा, मेरे को ऐसा लगता है, दोनों सही है तुम्हारे लिए, ठीक है। उसका विच ऑफ द विच बिकम द डिफिकल्ट फार्मर्स रूरल एरिया लोन्स ऑफ बैंक, ठीक है। तो आप तुम्हारा क्योंकि कोलेटरल मांगता है, कोलेटरल क्या होता है, कोलेटरल सिक्योरिटी, लोन देने से पहले बैंक बोलता है कि मैं तुम्हें क्यों लोन दूं, तुम्हारे पास कोलेटरल क्या है, तो कोलेटरल के लिए क्या करता है, हो सकता है तुम्हारे पास कुछ तो होना चाहिए, अगर तुम लोन नहीं दोगे तो बैंक तुमसे कैसे छीनेगा, तो वो तुम्हारा क्या होता है, ज्वेलरी हो सकती है तुम्हारे लिए, ठीक है, लैंड हो सकता है, कोई भी प्रॉपर्टी हो सकती है, तो उसको कोलेटरल सिक्योरिटी बोलते हैं। कोलेटरल वो चीज होती है जो तुम्हें लोन के अगेंस्ट में देते हो, ठीक है। तो क्या क्या चीजें चाहिए होती है वो पूछ रहा है। उसका विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स अर्बन इंडिया डिपेंड इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ लोन, तो इनफॉर्मल मतलब लैंडलॉर्ड पे कौन डिपेंड, जो तुम्हारा पुअर पीपल रहते हैं, जो गांव वगैरह में रहते हैं, वो तुम्हारा डिपेंड करते हैं, ठीक है। अब तुम्हारा 2 स्टेटमेंट दे दिए, कौन सा स्टेटमेंट सही है वो पूछ रहा है, तो वही ग्लोबलाइजेशन रिलेटेड कर देना, ठीक है। आगे तुम्हारा क्या है, अब तुम्हारा करेक्टली चूज करना है कौन सा सही है, तो ये तुम्हारा चांबाल गंगा गांधी सागर जो है तुम्हारा चांबाल से रिलेटेड है, वो सही है, ठीक है, तो वो तुम्हारा सही है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स आर गोल्डन फाइबर, किसको बोलते हैं, जूट को गोल्डन फाइबर बोलते हैं, कॉटन को तो नहीं बोलेंगे, जूट को बोलते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, बॉक्स में कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक दिया एंड टाइप ऑफ कोल फ्रॉम द ऑप्शन, ठीक है। दिस हैज लो ग्रेड ब्राउन कोल। अब मैंने इसलिए बोला था कि कोल के बारे में पता करने आ जाते हैं क्वेश्चन इससे, तो मैंने वही बोलना था कि कौन सा कोल है, तो लिग्नाइट कोल जो रहता है इसके पास ये प्रॉपर्टी रहती है, कोल के बारे में पता करने कौन कौन से टाइप का कोल, पीट कोल कौन सा रहता है, एर्थासाइट कौन सा रहता है, बिटुमिनस कौन सा रहता है, लिग्नाइट मैंने वहां जो बताया तुम्हें, ठीक है। उसमें तुम्हारा क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज मैक्सिमम परमानेंट फॉरेस्ट, तो मध्य प्रदेश में है, ठीक है। उसका तुम्हारा क्या है, बेल्जियम है, बेल्जियम के पास कुछ मेजर्स है, अब वो बेल्जियम से रिलेटेड क्वेश्चन है। अब तुम्हारा डेमोक्रेसी इज बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, क्यों इनहांस डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, मैंने तुम्हें बताया था, तो सारे वही क्वेश्चन है। अब तुम्हारा क्या है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अब कुछ स्टेटमेंट दी हुई है, बोरा कौन सा सही है, तो वो तुम देख कर पढ़ लेना। उसका तुम्हारा विच ऑफ द करेक्ट, अब यूनियन लिस्ट में कौन कौन सी चीज आती है तुम्हें पता है, करेंसी आती है, कम्युनिकेशन आती है, डिफेंस आता है, ठीक है। अब तुम्हारा चूज द फॉलोइंग ऑप्शन, रीजनल पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड कौन कौन सी ऑप्शन है, तेलुगु तुम्हारा साइकिल, अरुणाचल प्रदेश, तो ये तुम्हारा क्वेश्चन है, ठीक है। उसका तुम्हारा क्या है कि ये तुम्हें दिया हुआ है। अब तुम्हारा असर्शन रीजनिंग, देयर इज ए सिविल वार इन श्रीलंका, देयर वाज ए सिविल वार इन श्रीलंका हुआ था, उसके तुम्हारा क्या एक्ट वाज पास्ड, सिविल वार के बाद ये एक्ट पास हुआ था, ये दोनों पॉइंट सही है तुम्हारा। उससे तुम्हारा क्या, अरेंज द फॉलोइंग रीजन्स ऑफ इटली इन ऑर्डर टू देयर इंक्लूजन ऑफ द यूनिफाइड इटली, कौन से रीजन है, 1 2 3 तीनों रीजन है तुम्हारे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे तुम्हारा क्या है, अब तुम्हारा क्या 17th सेंचुरी
में साउथ अमेरिका बिकम द फेमस फॉर सिटी ऑफ गोल्ड के कारण फेमस हुआ था। उसका अरेंज द फॉलोइंग हिस्टोरिकल इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर चूज। अब हिस्टोरिकल इवेंट कब, सीमन कमीशन कब हुआ था, बिगिनिंग ऑफ ये क्या हुआ था, तो सबसे पहले तुम्हारा क्या था, चौरी चौरा हुआ था। इस तरीके से तुम्हें बताना है, अरेंज करके बताना है कब क्या हुआ था। सबसे पहले चौरी चौरा हुआ था, फिर तुम्हारा सीमन कमीशन हुआ, उसके बाद तुम्हारा क्या हुआ, बिगिनिंग ऑफ डंडी मार्च हुआ, फिर तुम्हारा सेकंड राउंड ऑफ टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ। ठीक है, इतनी सारी चीज़ों के बाद तो ये तुम्हें बताना है कब क्या हुआ था। ठीक है, अब तुम्हारा ये वाला क्वेश्चन है कि कौन किसका पब्लिकेशन है और कौन किसका ऑथर है, तो कौन वाला सही है, तो ये वो तुम्हें बता देना। उसका तुम्हारा क्या, फाइंड आउट द, अब एक पता लगाओ तो तुम्हें सब पता चलेगा। एक तुम अगर सही से पता लगाओ, जैसे बाल गंगाधर तिलक केसरी है, मेरे को पता चल गया ना कि बाल गंगाधर तिलक बी का 4 है, तो बी का 4 बहुत कम आंसर में होगा। तुम देखो बी का 2 है, बी का 3 है, बी का 1 है, तो बी का 4 एक ही सही है, तो मैंने मार दिया सीधा। तुम्हें सब नहीं पढ़ना भाई, सब मैच करना, एक ही पता चले हो जाएगा। ठीक है, उसका तुम्हारा फाइंड आउट वन आउट ऑफ द फॉलोइंग, तो फाइंड वन आउट ऑफ द फॉलोइंग कौन सा सही है, तो वो तुम्हें पूछ रहा है। अब फाइंड ऑड कौन सी चीज़ है, तो कौन सा इन इंडियन पोस्टल सर्विस, तो ये जो पोस्ट वाली सर्विस है ये अलग है, हिंदुस्तान ये सारी न्यूज़पेपर का नाम है, ये पोस्टल सर्विस है, तो ये ऑड है, अलग है वो, समझ रहे हो बात को। अब तुम्हारा क्या है, टू स्टेटमेंट जो अलग होते हैं उसको ऑड बोलते हैं। जैसे तीन एक जैसे चीज़ है, जैसे 3 तुम्हारा जानवर है और एक तुम्हारा क्या कार है, तो कार अलग हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। अब तुम्हारा कुछ स्टेटमेंट दिया, फिर तुम्हें सही वगैरह रिजर्व बैंक के बारे में बताना। उसका तुम्हारा क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस अंडर 2005 एक्ट के बारे में तुम्हें पूछा, वो बताना। फिर ये वाला क्वेश्चन, ये तू बता दो वर्ल्ड बैंक क्या करता है इनकम से रिलेटेड, मैंने तुम्हें बोला पर कैपिटा इनकम को देखता है वर्ल्ड बैंक बस। उसका तुम्हारा क्या, फिर ऐसा ही क्वेश्चन है, सेल्फ हेल्प ग्रुप से रिलेटेड क्वेश्चन कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं, आगे तुम्हारा क्या कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री गुस्सीपी गरीबल्दी। अब गुस्सीपी मजानी कहाँ से था, इटली से था, तो गरीबल्दी भी कहाँ से होगा, इटली से ही होगा, सीधी सी बात है। अब तुम्हारा फिर ये वाला क्वेश्चन है कि श्रीलंका और बेल्जियम में क्या क्या चीज़ें होती है, तुम कर दोगे। उसका तुम्हारा क्या, जवाहरलाल नेहरू ओट किस सभा, तो ये वाला ही मैच करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिगार्डिंग इंडियन नेशनलिज्म करेक्टली मैच, तो जवाहरलाल नेहरू क्या करता है, ओट किस सभा से रिलेटेड। ठीक है, उसका तुम्हारा क्या करेक्टली मैच कौन कौन सा पेयर है, तो पहले तुम्हारा क्या नॉन मेटेलिक मिनरल क्या है, लाइमस्टोन आता है इसमें। ठीक है, उसका तुम्हारा क्या, अब यहाँ पर फिर तुम्हें दिया हुआ खारी रावी क्रॉल दिया हुआ, वो रहा कौन कौन सा, विच ऑफ द फॉलोइंग रिगार्ड द सीजन, रीड द स्टेटमेंट एंड करेक्ट ऑप्शन रिगार्ड द राबी क्रॉपिंग। राबी क्रॉपिंग के बारे में कौन कौन से पॉइंट्स चाहिए, तो वो तुम्हें बताना है। फिर आइडेंटिफाई द सॉइल विच हेल्प टू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। अब तुम्हें बोला डेवलप इन द एरियाज ऑफ हाई टेम्परेचर में कहाँ से होता है, तो जब भी हाई टेम्परेचर होता है ना, यहाँ कैशू नट उगाया जाता है, ध्यान रखना। तो लेटराइट सॉइल में कैशू नट उगाया जाता है और हाई टेम्परेचर में ये पाया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ तुम्हें याद रखना, कैशू नट उगाया जाता है यहाँ पर। कैशू जो काजू खाते हो ना घर में, वहाँ पर उगाया जाता है। और तुम्हारा क्या होता है, ह्यूमस कॉन्टेंट लो रहता है उसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे तुम्हारा क्या है, अब फिर वहां पर पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर टू द बिलीफ एडवोकेसी फॉर द सोशल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी फॉर, जो वुमेन के लिए लड़ता है उसको फेमिनिस्ट बोलता है, ध्यान रखना। उसका तुम्हारा रीड द फॉलोइंग, नो ऑफिशियल रिलीजन, मैंने तुम्हें बोला सेकुलर को बोलते हैं। फिर अब तुम्हें कुछ मैचिंग वगैरह दिया हो तो आराम से तुम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। फिर यहाँ पर आता है विच ऑफ द फॉलोइंग टू पार्टी सिस्टम किसे, मैंने तुम्हें बोला इंग्लैंड और अमेरिका में, यूके मतलब इंग्लैंड होता है, तो इंग्लैंड और अमेरिका में, तो इंग्लैंड में टिक मार दोगे। अब तुम्हें बोल रहा है क्लॉक और बैलेंसेस प्लेस इन डेमोक्रेटिक कंट्रीज, तो क्रिएट सेपरेशन बिटवीन पावर्स। ठीक है, अब तुम्हें बोल रहा है यहाँ पर कैपिटा इनकम ऑफ फैमिली मेंबर्स एज फॉलोज। अब तुम्हें बोल रहा है मदर का इनकम इतना, सन का इतना, फादर का इतना और डॉटर का इतना, तो टोटल पर कैपिटा इनकम का फॉर्मूला होता है। देखो पर कैपिटा इनकम का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल इनकम बाय टोटल पॉपुलेशन। टोटल इनकम कितना, सबको जोड़ दोगे, टोटल पॉपुलेशन कितना है, 1 2 3 4, तो सबको जोड़ के 4 से डिवाइड कर दो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो टोटल इनकम बाय टोटल पॉपुलेशन, पर कैपिटा इनकम मतलब क्या है, इसको एवरेज इनकम भी बोलते हैं। टोटल इनकम ऑफ टोटल पॉपुलेशन को बोलते हैं लोग पर कैपिटा इनकम। कोई घर ही है तो घर में 4 लोग हैं, तो उसका उनका टोटल इनकम जोड़ेंगे और टोटल पॉपुलेशन करेंगे। ठीक है, उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रायोरिटी फॉर वर्ल्ड बैंक के लिए, कौन बार बार ये आता है, मैंने तुम्हें हर बार बोला वर्ल्ड बैंक के लिए पर कैपिटा इनकम प्रायोरिटी है। उसका तुम्हारा क्या है, रिमूवल ऑफ ट्रेड बैरियर को क्या बोलते हैं, तो लिबरलाइजेशन बोलते हैं, मैंने तुम्हें बताया। और ये भी क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग आते हैं आखिरी क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग डेवलपमेंटल गोल फॉर प्रॉस्पेरियस फार्मर, कौन कौन सा डेवलपमेंट गोल, दो चीजें लिखी हुई है, तुम आराम से मार दोगे। प्रॉस्पेरियस फार्मर जो सिर्फ खेती करना चाहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कोलेटरल फॉर अ लोन, कौन से होता है, टू माइग्रेट रिस्क ऑफ लोन डिफॉल्ट, तो रिस्क कम करने के लिए कोलेटरल को यूज किया जाता है। ठीक है, अब बोला पिक्चर को देखो, और इनकम ऑफ बैंक कैसे होता है, मैं तुम्हें वही बोला, डिफरेंस बिटवीन अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट एंड ए बैंक चार्ज फ्रॉम बोरोवर इज पेड टू द डिपॉजिटर। ठीक है, तो मैंने वही डिफरेंस बताया ना, वही तुम्हारा क्या होता है, अर्निंग होती है बैंक की, जो 6% मैंने तुम्हें बता दिया। यहाँ तक होपफुली तुम्हें समझ में आया होगा। ऑल द बेस्ट फॉर SST एग्जाम, नहीं दिया तो एक बार और देख लो भाई, यही क्वेश्चन, ऐसे सारे आंसर याद कर लेना। आंसर जब भी लिखना पॉइंट्स में लिखना, और बना के भी लिख सकते हो, गलत पॉइंट मत लिखना, जो पॉइंट सबसे पहले है वो सबसे पहले लिखना। ऑल द बेस्ट, पेपर बहुत अच्छे जाएगा। हाथ थोड़ा तेज में चलाना, SST का पेपर थोड़ा लेंदी होता है, पर तुम कर लोगे। अगर ये वीडियो तुमने देखी, मैं गारंटी लेता तुम कर लोगे। मिलेगा हम लोग किसी और वीडियो में, तो टाटा।